अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग इसकी अवेलेबल होगी। थैंक्स टू सरमाया टीम फॉर पुटिंग ऑल ऑफ आवर स्पेसेस on YouTube channel, their YouTube channel, and also on podcast platforms such as Google, Apple। तो इसकी सारी रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं वो अवेलेबल होती हैं सारे प्लेटफॉर्म्स पे। कभी भी आप इनको सुन सकते हैं। उसके अलावा अगर आप माइक रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, सम टाइम आप अगर लैपटॉप से कनेक्ट होते हैं तो उसका माइक की ऑप्शन नहीं मिलती आपको। तो you can also tweet any question with the hashtag ask सरमाया। तो उसको मैं सर्च करूंगा और आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो मैं आपके बिहाफ पे स्पीकर से पूछ लूंगा। थोड़े से मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर किए हुए हैं राहुल भाई के लिए। गिव अस 30-40 minutes to go through those questions, give you a little bit background of the sector, explain different aspects of the sector, and then I'll open the floor for your questions. So when we open the floor, you can click at the left side at the bottom mic icon। उसको माइक आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो मुझे स्पीकर बनाने की रिक्वेस्ट आएगी। आई विल मेक यू स्पीकर एंड उसके बाद आप अपना क्वेश्चन डायरेक्टली स्पीकर से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच ज्वाइनिंग अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पार्टिसिपेशन का, सपोर्ट का, इनकरेजमेंट का। तो पहले मैं स्पीकर को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। राहुल हान साहब, ये सीनियर इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं विद इंटर मार्केट सिक्योरिटीज। सो Rahul bhai, I give you the floor. So let's start with your introduction, and then take us through this sector, tech sector। इस सेक्टर में टॉप प्लेयर्स कौन से हैं, इस सेक्टर के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ओवर द अदर सेक्टर्स क्या हैं। तो take us through your profile and then this sector briefly, and then I'll put my other questions to you. Over to you, Rahul bhai। श्योर श्योर सर, थैंक यू सो मच। आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? Perfect। जी, थैंक यू। तो सर जी, मेरा नाम राहुल हंस है। आई एम वर्किंग एट इंटर मार्केट सिक्योरिटीज लिमिटेड सिंस लास्ट 3.5 years as a senior investment analyst over there. Before joining there, I was associated with MCB आरिफ हबीब। तो ऑलमोस्ट मुझे 7 साल का ओवरऑल एक्सपीरियंस है। ठीक है सर। तो अभी एज ऑफ नाउ आई एम कवरिंग सीमेंट, स्टील, टेक, इकोनॉमी एंड अदर सेक्टर्स आल्सो एट इंटर मार्केट सिक्योरिटीज। ठीक है। तो सर ओवरऑल अगर टेक सेक्टर की हम बात करें तो पाकिस्तान में कुछ लिस्टेड स्पेस में कुछ बहुत ही कम कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं ओवर हियर इन पाकिस्तान। प्रोमिनेंटली अगर आप नाम की बात करेंगे, जो बड़े नाम है उसमें एक सिस्टम आ जाता है। ठीक है, एक एवेंसियन आ जाता है। तीसरा आपका टीआरजी आ जाता है। उसके अलावा हम नेटवर्क है वो आ जाता है। तो ये कुछ सर्टेन कंपनीज अभी अक्टूबर से रिसेंटली लिस्ट हुआ है, ईयर बैक, ईयर एंड हाफ और सो बैक। तो वो भी एक टेक कंपनी है, पाकिस्तान में लिस्टेड है। WPL भी है, टेलीकार्ट भी है, इसके अलावा और भी हैं 3-4। एयर लिंक भी टेक के अंदर इंक्लूड होता है बिकॉज वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड मोबाइल फोन्स में डील कर रहा होता है। तो ये है ओवरऑल टेक का पाकिस्तान में लिस्टेड है सर। राहुल भाई। जी सर। जी, ओके। अगर इस सेक्टर को हम देखें तो आप इस सेक्टर को कंपेयर कैसे करते हैं दूसरे सेक्टर्स के साथ? इस सेक्टर के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या हैं? हाउ डू यू डिफरेंशिएट टेक सेक्टर फ्रॉम आवर अदर सेक्टर्स? तो सही क्वेश्चन है आपका कि एक्चुअली टेक सेक्टर जो है सर, वो उसको बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं पाकिस्तान के अंदर। एक तो मेजर जो रीजन है इसके इतने एडवांटेज का वो है एक्सपोर्ट। एज यू नो, हम इम्पोर्ट डेड इकोनॉमी है, तो हमारे लिए एक्सपोर्ट्स बहुत बड़ी चीज होती है। तो टेक यूजली हमारे लिए एक्सपोर्ट्स ही लेके आता है बिकॉज हम अपनी सर्विसेज बाहर रेंडर कर रहे होते हैं और वहां से हमारे पास रेमिटेंसेस आ रहे होते हैं।
तो टेक के लिए बेनिफिट्स अगर आप पूछेंगे तो मेजरली एक तो आपकी लोकल करेंसी से एक्सपोज नहीं है, बिकॉज उसमें बेहतर चीज ये है कि आपको रेवेन्यू जो है 80 70 80% जो है वो डॉलर या यूएई दिरहम या कोई भी फॉरेन करेंसी लेड होता है, और आपकी कॉस्ट जो है वो 80 70 80% वो है वो पीकेआर टर्म्स में होती है, तो आप करेंसी से पीकेआर डिवैल्यूएशन से ज्यादा एक्सपोज नहीं होते। सॉरी फॉर दैट। अदर देन दैट सर, आपका दूसरा जो मेन एडवांटेज है वो ये कि टैक्स बेनिफिट बहुत ज्यादा है इस सेक्टर को। अगर आप देखेंगे यूजली कॉर्पोरेट टैक्स अगर आप देखेंगे 29% प्लस 4% जो अभी इन्होंने पॉवर्टी एलिवेशन टैक्स लगाया 33% दिस ईयर, अदरवाइज 29% आपकी टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे लग रहा होता है। ठीक है। बट टैक्स के लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज, टैक्स को जो है सिर्फ टर्नओवर टैक्स लगता है। उसकी सर्टेन क्लॉजेज हैं कि आप इतना अपना एक्सपोर्ट्स की रेमिटेंसेस इतनी आप पाकिस्तान ले आते हैं, रेमिट बैक करते हैं, तो आपको एडवांटेज मिल जाता है। तो इस पे पहले होता था 1% ऑफ टर्नओवर टैक्स, अब हो गया है वो 0.25% ऑफ टर्नओवर टैक्स। तो बहुत ही मिनिमल सा टैक्स है जो टैक्स सेक्टर दे रहा होता है। अदर देन दैट उनको और भी बेनिफिट है कि वो अभी अभी यहाँ पे डॉलर अकाउंट खुलवा सकते हैं। पहले ये होता था कि रेमिटेंसेस जो आपको यूजुअली आपको भी पता होगा सर, जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान आती है वो आती तो वहां से फॉरेन करेंसी में, और यहाँ पे कन्वर्ट होकर पीकेआर में आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो रही होती है। बट टैक्स के लिए एक ये स्पेशल बेनिफिट अभी रिसेंटली लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने पास किया था कि उनको अभी बेसिकली जो अकाउंट्स है उनको डॉलराइज अकाउंट खोलेंगे यहाँ पे, तो जो रेमिटेंस आएगी वो डॉलर में रखे हैं या पीकेआर में रखे हैं, उनकी डिस्क्रिशन के ऊपर है। तो मेजर एडवांटेजेस ये है। दूसरा सर, अगर डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, एडवांटेजेस की और बात करेंगे तो मैं बता देता हूँ। एड्रेसेबल मार्केट बहुत बड़ी है टेक की, टोटल मार्केट का साइज है $7 ट्रिलियन अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है। और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स लास्ट ईयर थी $2.6 बिलियन की। तो वी आर नो वेयर इन इन दिस बिग पाई, जो $7 ट्रिलियन की मार्केट है टोटल ओवरऑल सबकी। सो जो टोटल टेक है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि आईटी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो मार्केट है दैट इज $7 ट्रिलियन ओवरऑल। ठीक है। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस इनके लिए है टू फाइंडिंग स्किल्ड रिसोर्सेज ओवर हेयर और एनीवेयर एल्स। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू स्किल्ड रिसोर्सेज का है, बिकॉज in terms of technology, we are far behind as compared to other countries, especially India और यूरोप साइड पे चले जाएं या यूएस साइड पे चले जाएं, जो मेजर टेक जहाँ से बेसिकली जो मेजर डिमांड ड्राइवर या मेजर सप्लाई का जो मेजर हब है वो दैट इज यूएस। तो वो है एक सबसे बड़ा difference। दूसरा है रिटेंशन ऑफ द एम्प्लॉइज। जो करंट एम्प्लॉइज हैं उनकी रिटेंशन का बहुत बड़ा इशूज है, क्योंकि वो अ, जल्दी मूव कर जाते हैं या अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोल लेते हैं या बाहर कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो उनको रिटेन करना इज नेक्स्ट अदर चैलेंज फॉर देम। अदर देन दैट सर, जो चैलेंज है वो है नई टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप करना या नए नई सर्विसेज इनकॉर्पोरेट करना। तो R&D और बेसिकली लर्निंग जो प्रोसेस है ना, वो इन इन कंपनीज का बड़ा अग्रेसिव होता है। वो हर हर नई टेक्नोलॉजी के ऊपर आए रखना होता है, क्या नया ट्रेंड चल रहा है, क्या नई टेक्नोलॉजी चल रही है, क्या नई नीड है मार्केट में, क्या नया आया है, कस्टमर्स को क्या रिक्वायरमेंट है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडस्ट्री के लिए, उसके साथ कोप अप करना। तो मेजर ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। सही है, थैंक यू राहुल भाई। राहुल भाई, आपने कुछ कंपनीज का नाम भी लिया, जैसे सिस्टम एवियन, ऑक्टोपस, नेटसोर्स, TRG, WTL है या हम नेटवर्क है, तो काफ़ी डाइवर्स सेक्टर लगता है। तो आप एक लेमैन की अंडरस्टैंडिंग के लिए किस तरह एक्सप्लेन करेंगे टू डिफरेंशिएट दीज कंपनीज विद ईच अदर? अम, अगर मैं कोई एक ही कंपनी का स्टॉक ले लेता हूँ इस सेक्टर में, तो क्या मैं अपने आप को कह सकता हूँ कि मैंने ये सेक्टर को कवर कर लिया है, या मुझे डिफरेंट कंपनी को डिफरेंट व्यू से देखना पड़ेगा? इनकी प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं या सर्विसेज डिफरेंट हैं, या मे बी फील्ड डिफरेंट है इनका, स्कोप ऑफ वर्क या जियोग्राफीज डिफरेंट हैं? हाउ डू यू डिफरेंशिएट दीज कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज विद इन दिस सेक्टर? सर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपने किया है, और ये आई थिंक इसको आंसर भी एड्रेस भी उसी हिसाब से होना चाहिए विद इन द मार्केट। बिकॉज अगर आप देखेंगे ना तो ओवरऑल पाकिस्तान में ना सिस्टम लिमिटेड को हमने एक बेंचमार्क बनाया हुआ है, फिनोमिनल ग्रोथ ओवर द पीरियड्स। ठीक है ना, तो उसको हमने बेंचमार्क बनाया हुआ है।
पाकिस्तान में हर टेक कंपनी फ्रॉम सिस्टम्स, एवियन, ऑक्टोपस, WTL, एयरलिंक, आप TPL जो भी ले लें, TPL टी जो है कंपनी है, टेलीकार्ड, नेटसॉल, ये सारी कंपनी सर एक दूसरे से डिफरेंट है। मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही कम कंपनीज हैं जो एक दूसरे जैसा काम करती हैं, अदरवाइज सारी कंपनीज एक डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में डिफरेंट डिफरेंट अपने एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अगर आपको एवेंसियन की एग्जांपल दूं, तो एवेंसियन एक कंपनी है सर, वो बेसिकली क्या करती है, वो बेसिकली कहीं पे ह्यूमन इंटरवेंशन कम होनी हो, कहीं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लगाना हो, कहीं हार्डवेयर डिवाइस लगानी हो, तो वो डिवाइसेस का काम ज्यादा कर रहे होते हैं कि वो डिवाइसेस आके लगा देते हैं, उसके थ्रू ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो जाती है, आपका इंफॉर्मेशन का फ्लो बेहतर हो जाता है, थ्रूपुट मेंटेन हो जाता है आपका। तो बेसिकली वो हार्डवेयर का ज्यादा काम कर रहे हैं। जहाँ पे हार्डवेयर डिवाइसेस की, यहाँ पे कोई मशीन की ऐसी नीड हो जो जो बेसिकली आपको कनेक्ट कर रही है टू द सॉफ्टवेयर और टू विच इज एक्चुअली रिड्यूसिंग योर मैन पावर, तो वो एवेंसियन का मेजरली काम है, वो एवेंसियन मेजर काम कर रही होती है। तो एवेंसियन जो मेजर सर्विसेज ले रहे होते हैं, वो सॉफ्टवेयर जो अपने हार्डवेयर ले रहे थे, वो हनीवेल, रॉकवेल, इंटरनेशनली बहुत बड़े नाम है, सिमेंस वन ऑफ देम, उनसे वो लोग ले रहे होते हैं। उसके बाद दूसरी कंपनीज है, ऑक्टोपस है। ऑक्टोबस अवेंसियन की कंपनी है, वो रिसेंटली फॉर्म हुई थी सर। उसका टोटली डिफरेंट काम है। अब जैसे वो एवेंसियन जो गैजेट लगा लेता है, उसके बाद जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो सारा ड्रेन होता रहता है, कंपनी को पता ही नहीं चलता कि यार हमारा कौन से पार्ट। अब जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं किसी की भी एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको किसी रेसिपी की एग्जांपल दे लूं, ठीक है, अगर आप मसाला बना रहे हैं या आप कोई कैंड फूड बना रहे हैं, आप दूध, जैसे आप वो ऑल पर्स के, या आप फ्लेवर ड्रिंक की बात कर लें, ठीक है, फ्लेवर ड्रिंक में तो वो बेसिकली पूरा मशीन से चल रहा होता है ना, कि कब आपको कितना परसेंटेज आपको मिल्क डालना है, कितना परसेंट वाटर डालना है, कितना परसेंटेज आपको सिरप डालना है, तो वो सारा मिक्स से चल रहा होता है। अब कहीं पे मशीन का ब्रेक डाउन आता है, तो पता नहीं चल रहा होता कि किस मशीन का फॉल्ट है। वो जब तक इंजीनियर आएगा उसको देखेगा। तो ऑक्टोपस वो एक सर्विसेज लेके आ रहा है कि वो एक डिवाइस लगा देगा, तो वो डेटा सारा जो आपका है ना, आउटपुट का, वो सारा मेंटेन होता रहेगा क्लाउड के ऊपर। फिर आप सब्सक्रिप्शन, जैसे नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन होती है या आप अमेजॉन प्राइम की सब्सक्रिप्शन है, जैसे आप उसके मूवी देखते हैं, तो सिंगल यूजर ले लें, 4 यूजर ले लें, 2 यूजर ले लें, तो वैसे एक्सटेंसिव जितना आपको डेटा चाहिए होगा, तो ऑक्टोपस वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली आपको सब्सक्रिप्शन देनी है और आपको आपको डेटा प्रोवाइड करेगा, उसके बेसिस पे वो पता चल जाएगा कि आपको नए प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करने हैं, किस 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 इनपुट का, जो मशीन इनपुट दे रही है उसका थ्रूपुट रुक गया है, या उसका एफिशिएंसी रुक गई है, उसमें मेंटेनेंस की नीड है, तो वो आपको बिफोर हैंड आपको पता चल जाएगा, रादर देन आप अपनी मशीन को स्टॉप करें, इंजीनियर्स को अगर देखे उसके बाद काम करें। तो बेसिकली वो क्लाउड और एल्गोरिथम के ऊपर ज्यादा काम कर रहे हैं, तो ऑक्टोपस वो काम करता है। TRG है, TRG पाकिस्तान में इट्स होल्डिंग कंपनी, खुद का एक्सेल कोई काम नहीं है, सिर्फ होल्डिंग कंपनी एग्रो की तरह। और उसकी डिफरेंट कंपनीज है। एक कंपनी है एफिनिटी, उसकी एक कंपनी है, ठीक है, जो इंटरनेशनल लिस्टेड है, जो अभी इसकी मेन इन्वेस्टमेंट है। TRG IL है, TRG IL की एक एक लिस्टेड कंपनी आईबेक्स ग्लोबल, जो आईबेक्स पाकिस्तान में कॉल सेंटर का काम कर रहे होते हैं। इफिनिटी ऑल टुगेदर कॉल सेंटर में एक नया रेवोल्यूशन है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। वो एल्गोरिथम, और जैसे मैंने पहले ऑक्टोपस के ऊपर बात की, वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के ऊपर चले गए हैं, ये कस्टमर के ऊपर का जो एफिनिटी और कस्टमर सेंट्रिक है, कि भाई कस्टमर का कॉल डेटा रिकॉर्ड होता है, उसके बेसिस पे फिर वो उसका एल्गोरिथम रन करते हैं। वो एक डिफरेंट साइंस है वो, ठीक है। आईबेक्स कॉल सेंटर है, टेली मार्केटिंग है, तो वो काम है उनकी कंपनी का। पहले उनकी कंपनी होती थी ई टेलीकोट, वो इंश्योरेंस कंपनी होती थी, ऑनलाइन इंश्योरेंस कंपनी, वो उन्होंने सेल कर दी थी, ठीक है। तो अभी जो मेजर इन्वेस्टमेंट है, दैट इज एफिनिटी और ई टेलीकोट। TRG खुद इटसेल्फ कोई काम नहीं करता, वो एक वो पेरेंट कंपनी नहीं, वो एक होल्डिंग कंपनी बेसिकली, ठीक है। तो वो TRG हो गया। अब एयरलिंक है, एयरलिंक बाहर से मोबाइल मंगाता है, यहाँ सेल करता है, यहाँ पे भी असेंबलिंग कर लेता है, तो वो एक कंपनी। अब सिस्टम सिस्टम भी एक अलग कंपनी, सिस्टम्स और काम दूसरा कर रही होती है। सिस्टम का काम टोटली डिफरेंट है, वो कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन, ERP, CRM, क्लाउड की सर्विसेज देना, डेटा की सर्विसेज देना, AI की सर्विसेज देना। तो वो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज है, वो सिस्टम में थोड़ा डिटेल में बात कर देंगे, पर ओवरऑल बता रहा हूँ कि हर कंपनी एक दूसरी कंपनी से डिफरेंट है। तो हर कंपनी का एक्सपोजर डिफरेंट है। ये नहीं कह सकते कि आपने आज TRG ले लिया तो पाकिस्तान की पूरे टेक में आपने एक्सपोजर ले लिया। अब जैसे मैंने पहले बात की, टेक को एडवांटेज है कि उसके ऊपर 29% टैक्स रेट नहीं लगता।
या वो बाहर से पैसे बेसिकली रेमिटेंस आती है तो उनका डॉलर से या फॉरेन करेंसी से एक्सपोजर ज्यादा है, वो एयरलिंक का नहीं है, टेलीकार्ड का नहीं है, ठीक है ना, WTL का वो एक्सपोजर नहीं है, ठीक है ना। हम नेटवर्क का बहुत ही कम सा एक्सपोजर है, वो बेसिकली अगर यूट्यूब सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है OTT से वो पैसे आते हैं तो अलग बात है, अदरवाइज वो बेनिफिट नहीं है। तो आप अगर आप समझ रहे हैं कि मैंने एक कंपनी ले ली उससे मैंने पूरा टेक का एक्सपोजर ले लिया या सारी टेक कंपनी सिमिलर है, जैसे सीमेंट्स में देख ले, सीमेंट सारे एक होमोजेनस प्रोडक्ट है, सारे एक बनाते हैं, तो जब सीमेंट सेक्टर चलता है तो जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, जो मेजर स्टॉक्स हैं, वो एक साथ मूव हो रहे होते हैं मेजरली, रादर देन वो अगर कोई नहीं मूव हो रहा तो उसको बिजनेस रिस्क या कंपनी स्पेसिफिक बिजनेस रिस्क होते हैं या कुछ और इश्यूज होते हैं, उनकी वजह से वो नहीं चल रहा होता। बट टेक में टोटली हर कंपनी दूसरी कंपनी से डिफरेंट है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने टेक में अगर फॉर इंस्टेंस सिस्टम एक्सपोजर ले लिया तो मैंने पूरे टेक में एक्सपोजर ले लिया। अभी यही है बिकॉज सिस्टम्स हैव इवॉल्व्ड अ लॉट, और उसके बाद सिस्टम का जो मार्केट कैप है आप देखें, $600 मिलियन की कंपनी बन गई है, 100 बिलियन रुपए की कंपनी बन गई सिस्टम्स। तो सिस्टम, हाँ आप कह सकते हैं कि सिस्टम एक कंपनी जिसने एक बेंचमार्क सेट की है फॉर द टेक ओवरऑल सेक्टर इन पाकिस्तान। सही। थैंक यू राहुल भाई। राहुल भाई, आपकी भी एक रिपोर्ट थी, कंपेयर किया था आपने हमारी टेक इंडस्ट्री को विद द रीजनल कंट्रीज सच एज इंडिया एंड बांग्लादेश। इस पे पाशा की भी एक रिपोर्ट थी कुछ टाइम पहले। तो हाउ डू यू कंपेयर हमारी इंडस्ट्री और हमारे नेबर्स की या रीजनल इंडस्ट्री को? सही सर, देखें एक रियलिटी हमें समझनी पड़ेगी, पाकिस्तान की टेक एक्सपोर्ट्स बहुत ही ज्यादा कम है अगर आप इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं। अगर यूजली हम कंपेरिजन करें तो हमारा होना ही चाहिए, इंडिया की हमसे 10 टाइम्स पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमारी उनकी एक्सपोर्ट्स हमसे 10 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए, एक एक नॉर्मल कोर्स ऑफ सिनेरियो में ना। तो जैसे हमारी एक्सपोर्ट्स लास्ट ईयर थी 2.6 बिलियन की, तो हम 10 टाइम्स ज्यादा है, तो इंडिया की एक्सपोर्ट्स होनी चाहिए कोई 26 से 30 बिलियन डॉलर की, इससे ज्यादा तो नहीं होनी चाहिए ना। एक नॉर्मल लेमैन अप्रोच की अगर बात करें, हम यूजली यही बात करते हैं ना कि इंडिया की एक क्या बोलते हैं, इंडिया इज वन, इंडिया जो है वो 10 टाइम्स से बड़ा है पॉपुलेशन वाइज, तो हमारा जो चीज भी है हम उसको उससे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर इंडिया के टेक की बात करेंगे सर, इंडिया की टेक की टोटल मार्केट इज अराउंड 230 to 40 बिलियन डॉलर, विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू आई थिंक अराउंड $500 बिलियन, जिसमें जो उनकी मेजर जो मार्केट है वो एक्सपोर्ट्स की है सर, 150 to 170 बिलियन डॉलर उनके एक्सपोर्ट्स है। तो $150 बिलियन वो एक्सपोर्ट करते हैं टोटल इंडिया, मतलब ये इनकी टोटल एक्सपोर्ट्स है, तो हम उनसे कंपेयर नहीं करते, जबकि हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स अगर देखनी है, पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स अराउंड $40 बिलियन सो मैक्सिमम। इंडिया की सिर्फ इटसेल्फ टैक्सी एक्सपोर्ट्स कोई है 150 to 170 बिलियन डॉलर की। तो इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है सर। अगर इंडिया की मैं कंपनी एग्जांपल दूं, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, सर उसकी जो नेट सेल्स है वो कोई अराउंड सेल्स है कोई $25 बिलियन की, एक साल में वो कमाता है, मतलब वो एक साल का उसका रेवेन्यू $25 बिलियन, 1,80,000 उसके पास एम्प्लॉइज है। तो सर वो अब वो हमसे बहुत आगे है। उन्होंने बहुत ही जल्दी आईआईटी, एक आपने नाम बहुत सुना होगा आईआईटी का, तो उन्होंने आईआईटी इंस्टीट्यूट बहुत जल्दी जो इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है वो उन्होंने बहुत जल्दी फॉर्म कर दिया था, उसकी 26-27 ब्रांचेस हैं वहाँ, वो है। उसके अलावा और बहुत ज्यादा उनकी वो जो यूनिवर्सिटीज हैं बहुत ज्यादा टेक पे फोकस करती हैं, बहुत ज्यादा टेक की, उनका एक पूरा टेक सिटी है बेंगलुरु के नाम से सर। तो इंडिया इज वे अबव अस इन टर्म्स ऑफ टेक, तो हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। तो हमारी टोटल एक्सपोर्ट ही $2.6 बिलियन की, और हमारी सबसे बड़ी जो कंपनी है पाकिस्तान की जो टेक की एक्सपोर्ट करती है वो है आपकी सिस्टम्स लिमिटेड। उसकी टॉप लाइन कितनी है सर, 120-130 मिलियन डॉलर, और वो $25 बिलियन की, $25 बिलियन की टॉप लाइन है। और इंडिया के हिसाब से अगर बात करूँ, वो उनके इन्फोसिस करके कंपनी सर, वो $3 बिलियन के खाली उसका रेवेन्यू है सर। तो हम कहीं से, मतलब हमारी की एक्सपोर्ट की, जिनकी उनकी एक एक 7वें 8वें नंबर पे कंपनी है, वो उसका रेवेन्यू है सर। तो इंडिया से हमारा कंपेरिजन ऐसे बनता नहीं है, बिकॉज इंडिया बहुत आगे निकल चुका है टेक के अंदर स्पेशली। सही है। थैंक यू राहुल भाई। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है सर।
जी, मैंने दोबारा कनेक्ट किया, समहाउ आई स्टॉप्ड लिसनिंग। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप ये जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है हमारी, आप किस तरह देखते हैं इसका इम्पैक्ट ऑन दिस सेक्टर? सर ओवरऑल अगर बात करें पूरे टेक सेक्टर के लिए मोटा मोटा, तो कुछ कंपनीज के लिए पॉजिटिव है, कुछ कंपनीज के लिए न्यूट्रल है, और कुछ कंपनीज के लिए नेगेटिव है। पॉजिटिव की अगर बात करेंगे, सिस्टम के लिए पॉजिटिव है। ऑक्टोपस अगर आगे जाके, ऑक्टोपस भी तो बहुत छोटी कंपनी है, आगे जाके अगर वो अपना जो डैशबोर्ड बेस्ड मॉडल है वो ले आते हैं, तो उनकी ज्यादा एक्सपोर्ट्स ही होगी। एमएनसी उनकी 60-70% एक्सपोर्ट्स है, तो उसके लिए पॉजिटिव है। अब एयरलिंक के लिए नेगेटिव है, बिकॉज हमने, जैसे आपको याद होगा, मई जून के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इम्पोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि आप जो सीबीयूज मोबाइल फोन है या गाड़ी है बाहर से मंगवा नहीं सकते। सीकेडीज के भी ऊपर भी 50% रिस्ट्रिक्शन लग गई थी, तो वो ये यार यूजली असेंबलिंग करते हैं और बाहर से आईफोन या सैमसंग के मोबाइल मंगाते हैं या यहाँ पे असेंबलिंग करते हैं, तो उनके ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन लग गई थी। हम नेटवर्क है, तो हम नेटवर्क के लिए टू सम एक्सटेंट पॉजिटिव है। बाकी उनका ज्यादा एडवर्टाइजमेंट बेस्ड मॉडल, तो वो अब पाकिस्तान के ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन इतनी इतनी डिटोरिएट हो गई है कि उनके ऊपर वो इश्यूज हैं। टीआरजी है, टीआरजी के लिए बेनिफिट है, बिकॉज करेंसी डिवैल्यूएशन होगी तो उसको ज्यादा वहां से पैसा आएंगे। उसकी जो आईबेक्स है, उसकी बेसिकली एसओटीपी की वैल्यूएशन होती है, तो वो एक लिस्टेड कंपनी है, तो जितनी डिवैल्यूएशन होगी तो उस कंपनी की वैल्यू उतनी बढ़ेगी, इन्फिनिटी की भी वैल्यू उसी हिसाब से बढ़ेगी। तो ये है सर ओवरऑल, कुछ के लिए नेगेटिव है, कुछ के लिए पॉजिटिव है, कुछ के लिए न्यूट्रल है। सही। और मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि आप इस सेक्टर की परफॉर्मेंस कैसे देख रहे हैं, स्पेशली इन 2023 एंड बियॉन्ड? और अगर मैं लास्ट क्वेश्चन भी मर्ज कर दूं इसी के साथ, आपकी टॉप पिक्स इस सेक्टर में से कौन सी होंगी, और कब आप उनमें उनमें इन्वेस्ट करेंगे? अभी करेंगे, वेट करेंगे कुछ टाइम, या आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी अगर आपने इन्वेस्ट करना है, स्टॉक्स में ही करना है? तो इस सेक्टर में कौन से स्टॉक्स आपके फेवरेट हैं, और कब आप इन्वेस्ट करेंगे? सही। सर पाकिस्तान में देखिए, जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा कि 2023 की स्ट्रेटजी क्या होगी और ओवरऑल टेक सेक्टर में क्या डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, तो सर ओवरऑल आपने देखा होगा इंटरनेशनली कोई आधे एक साल से इंटरनेशनली टेक के अंदर ना बहुत ज्यादा करेक्शन आई है। इंक्लूडिंग आप अमेजोन की एग्जांपल ले लें, टेस्ला की ले लें ओवरऑल, या आप किसी दूसरी कंपनी की एग्जांपल ले लें, फेसबुक के शेयर की प्राइस ले लें, तो इंटरनेशनली बहुत ज्यादा करेक्शन आई है। उसका रीजंस दो तीन है। एक तो बहुत ज्यादा एलिवेटेड वैल्यूएशन थी, उसके बाद उनकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी बहुत हैम्पर हुई है, तो वो कुछ रीजंस थे। तो पाकिस्तान में सर मैं अगर बात करूं, तो पाकिस्तान में भी उसी तरीके का आपको एक लास्ट ईयर भी और इस ईयर भी रुझान नजर आएगा। कंपनीज जिनकी परफॉर्मेंस ऐसा अच्छी नहीं है, जो स्ट्रगल कर रही है परफॉर्म करते हुए। आपने देखा होगा टेलीकार्ड इतना ज्यादा बढ़ गया था बीच में, अब उसमें बहुत ज्यादा स्टीप करेक्शन है। ये रीजन ये कि उसका ज्यादा, उसको भी हमने सिस्टम जितने मल्टीपल या इंटरनेशनल मल्टीपल देने स्टार्ट कर दिया। सर मसला ये कि हमने पाकिस्तान में हर हर टेक कंपनी को ना सिस्टम के साथ बेंचमार्क बना दिया। अब जैसे सिस्टम में 20 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, तो हर टेक की कंपनी 20 के मल्टीपल पे ट्रेड करेगी, इरिस्पेक्टिव के उसके डायनेमिक्स कितने डिफरेंट है वो कंपनी के, और उसके ओवरऑल डायनेमिक्स कितने डिफरेंट है वो हम नहीं देख रहे होते। अब एविंसियन है, एविंसियन का एक सर्टेन वर्क है, उसको भी हम सिस्टम जितना मल्टीपल या उससे थोड़ा बहुत डिस्काउंट देके देने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यार सिस्टम चल रहा है तो ये क्यों नहीं चल रहा है। तो सर ओवरऑल मुझे लगता है कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक टेक के अंदर काम करना चाहिए, रादर देन कि आप सिर्फ हर टेक कंपनी में ले लें कि यार अगर सिस्टम चल रहा है, अगर सिस्टम में मुझे एक्सपोजर नहीं मिला तो ये कंपनी चल जाएगी। ऐसा नहीं है सर। ऑक्टोपस है सर, अब जैसे ऑक्टोपस की लिस्टिंग में आपको याद आया होगा, 42 रुपीज के शेयर प्राइस था, ठीक है। वो कोई 27 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया था उस टाइम। उस टाइम टेक की वैल्यूएशन बहुत ही अलग थी, और कंपनी ने एक दिखाया भी होता कि हम अगले 2 साल में कोई 8 रुपए की अर्निंग कर रहे होंगे, उससे अगले साल 11 रुपए की अर्निंग कर रहे होंगे। लेकिन सर उसमें सब लोग एक चीज मिस कर रहे थे कि अगले 2 साल कंपनी की कोई अर्निंग नहीं होगी। जो कंपनी आईपीओ में पैसा रेज कर रहा है, वो पैसा इसीलिए रेज कर रहे हैं बिकॉज उनको वो आईपीज बिल्ड करने हैं, उनको वो डैशबोर्ड्स बनाने हैं। तो अगले 2 साल तक ऐसे अर्निंग नहीं होगी। अब अक्टूबर में कोई मुझसे आज पूछता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं, तो सर उसमें दो चीज है। एक तो आपको 1 साल का वेट है, 1 साल का और वेट करना पड़ेगा कि कंपनी की जो अर्निंग असली स्टार्ट होगी, 2024 में जाके स्टार्ट होगी।
कि जब उनके डैशबोर्ड ऑनलाइन आ जाएंगे, उनको वो जब मार्केट में उसको लॉन्च करेंगे और जब उसको मार्केट करेंगे, उसके बाद उसके जो कस्टमर के थ्रू फीडबैक आएगा या कस्टमर जो नएंगे उसको वो देखना पड़ेगा। तो एक काइंड ऑफ लीप ऑफ फेथ है, काइंड ऑफ स्टार्टअप है ऑक्टोपस। आप समझे, वो स्टार्टअप के टाइम पे आईपीओ करने आ गए थे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है। तो वो अब आपको अब देखेंगे यार, सिस्टम सिस्टम की अर्निंग पिछले क्वार्टर में 7 रुपए थी, इस क्वार्टर में 7.5 रुपए हो गई, 8 रुपए हो गई, 9 रुपए हो गई। यार ऑक्टोबस की अर्निंग तो नहीं बढ़ रही है, तो ऑक्टोबस की प्राइस आपने देखा होगा, बड़ी स्टीप करेक्शन आई थी स्टॉक के प्राइस में, 120 या 170 रुपए से वो स्टॉक प्राइस आज 57 रुपीज, 58 रुपीज, 60 रुपीज पे खड़ा हुआ है। तो तकरीबन 50% गिर गया है। लेकिन फिर भी जितने पे आईपीओ आया था, 40.8 रुपीज पे सॉरी आईपीओ आया था, तो आज उससे भी कोई इसने 50% का गेन दिया हुआ है एक साल के अंदर। जबकि अगर पिछले साल के स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो वो एक्सक्लूड टर्म में कोई 7-8% से वो गिरी है, पीकेआर टर्म्स में। तो एवेंसियन भी यही है सर। एवेंसियन की अगर आप बात करेंगे तो एवेंसियन का भी इश्यूज चल रहे हैं थोड़े, कि उनके क्या बोलते हैं, वो उन्होंने कमिटमेंट की थी कि हमारा इतना रेवेन्यू होगा, लेकिन हुआ नहीं, वो इसलिए क्यों शिपिंग के इश्यूज थे। अभी भी थोड़े इश्यूज हैं। अगर एवेंसियन की जून जून का क्वार्टर आप देखेंगे, उसमें अब अगर अदर इनकम हटा दे तो कंपनी ने एक्चुअली लॉस किया है। तो आप उसको कंपेयर कर नहीं सकते। टीआरजी है, टीआरजी भी एक सर वो टॉप गन है, उसमें इन्फिनिटी को लोग वैल्यू कर रहे होते हैं। अगर उसको कोई कोई अब वैसे लास्ट जो वैल्यूएशन थी 2017-18 में थी, वो 1.8 बिलियन डॉलर की। अब लोग कहते हैं वो 4 बिलियन डॉलर की कंपनी होगी, 5 बिलियन की होगी, लेकिन जो लास्ट इंसिडेंट हुआ उसके बाद लोग कहते हैं 1 बिलियन डॉलर की भी हो सकती है, 1.5 बिलियन डॉलर की हो सकती है, लेकिन कंपनी लॉसेस भी कर रही है, तो मे बी आगे फंडिंग के इश्यूज हो। तो बहुत हर किसी का अपना सोचने का तरीका है। ठीक है। अगर आप मेरे से पूछेंगे पाकिस्तान टेक में मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करूंगा, जो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट क्या होगी सर, वो होगा सिस्टम्स लिमिटेड। ठीक है। तो देखिए उसके प्रॉस एंड कॉन्स है, मैं पहले आपको बता देता हूँ उसके मेन बेनिफिट्स क्या है। देखिए सिस्टम सर, अगर सिस्टम का अगर आप देखेंगे केगर परफॉर्मेंस, केगर तो सर फिनोमिनल है लास्ट 5 ईयर्स में। नेक्स्ट 5 ईयर लास्ट 5 ईयर्स में कोई 40-42% का केगर है रेवेन्यू का, टॉप लाइन का, और बॉटम लाइन का भी कोई अराउंड 42-45% का ही होगा। नेक्स्ट 5 ईयर्स में मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इसकी टॉप लाइन कोई 30-35% से ग्रो कर जाएगी। ठीक है, 5 साल का केगर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो अगले 5 साल में इतना ग्रो कर जाएगा। अब वो उसके रीजंस क्या है सर, वो मिडिल ईस्ट में नया गया है, वहां पे बहुत अच्छी इसको ग्रोथ नजर आ रही है ओवरऑल। यूएस में भी वो सही काम कर रहा है। रिसेंटली उसने 2 नई कंपनी की एक्विजिशन की है। एक एनडीसी टेक है, वो टेमिनोस है, टेमिनोस इंटरनेशनली बहुत बड़ी कंपनी है। उसकी में अगर आप वो बेसिकली बैंकिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, बैक ऑफिस के, फ्रंट ऑफिस के, ट्रेजरी के हो गए, कोई भी सॉफ्टवेयर हो गए, तो वो सारे सॉफ्टवेयर वो टेमिनोस प्रोवाइड कर रहा था। एनडीसी टेक उसका लाइसेंस पार्टनर है इन पाकिस्तान। अब वो मिडिल ईस्ट में भी उसको लाइसेंस मिल गया कि वो सिस्टम के साथ वहां पे ऑपरेट कर सकता है। तो वो सर उसकी अगर मैं बात करूं तो वो टेमिनोस जो है बेसिकली, अगर मैं टेमिनोस का कोई एग्जांपल दूं, वो ऐसे है कि अगर फॉर इंस्टेंस दुनिया के अगर कोई 50 बड़े बैंक है ना, उसमें 47 बैंक टेमिनोस का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है टेमिनोस का इन बैंकिंग इंडस्ट्री। और सिस्टम पहले ही बीएफएस सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है, बिजनेस फाइनेंशियल सर्विसेज में। उसकी ओवरऑल टॉप लाइन का 20% जो शेयर है वो बीएफएस से आता है। तो एक बहुत अच्छी सिनर्जीज क्रिएट होगी, उससे ग्रोथ बहुत अच्छी प्रोफाइल होगी आगे जाके। सऊदीया एक मेन हॉटस्पॉट है आजकल, आपको पता होगा सर, सऊदीया का 2030 का जो विजन है, यूएई का तो है, सऊदीया का 2030 का जो विजन है, तो उसमें वो बड़े एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। वो उनके लिए बड़ी अच्छी मार्केट होगी, और उस मार्केट में इंडिया इतना ऑपरेट नहीं करता, बिकॉज मैं ओवरऑल बात करूँ तो यूएस की मार्केट सर, जो क्योंकि इंडिया ज्यादा फोकस करता है यूएस से यूरोप को, जिसका मार्केट साइज है 5, 5.5, 5 to 5.5 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट साइज है। यूएई का, मिडल ईस्ट का टोटल मीना रीजन का है कोई 400 बिलियन डॉलर का, या कुछ 500 बिलियन डॉलर का, कोई ऐसा मार्केट साइज है। तो वो उसको इतना टारगेट ऐसा कर नहीं रहे थे, बिकॉज जितनी एड्रेसेबल मार्केट वहाँ पे, यहाँ पे इंडियन कंपनी ऑपरेट कर रही होती, लेकिन इतना अग्रेसिव नहीं कर रही होती जितना आप यूएस या वहाँ पे पेनिट्रेशन देखते हैं। सिस्टम वहाँ पे प्रेजेंट है, तो मुझे लगता है सिस्टम की वहां से एक अच्छी ग्रोथ आएगी। इस वजह से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सिस्टम वहां से ग्रो करेगा। और ओवरऑल सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो 85% जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट बेस्ड है, जिसमें से 40-42% आपका आ रहा होता है यूएई एंड सॉरी नॉर्थ अमेरिका और यूरोप रीजन से। 40-45%, 40% समथिंग आपको आ रहा होता है, 40-42% आपको आ रहा होता है मिडल ईस्ट से, बाकी 15% पाकिस्तान से आ रहा होता है। तो एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। अब इसमें रिस्क की अगर बात करें सर, रिस्क एक दो है। एक तो स्टॉक चल बहुत गया है। अभी टोटल मार्केट अगर आप देखेंगे तो कोई तीन साढ़े साढ़े तीन सॉरी 3.5 4 के पी पे ट्रेड कर रही है, और सिस्टम ट्रेड कर रहा है कोई नेक्स्ट ईयर की अर्निंग के ऊपर। अगर आप देखेंगे तो
सिस्टम ट्रेड कर रहा है, कोई आपका 12, 13, 14 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, और ट्रेडिंग पे बात करेंगे तो 20 के मल्टीपल पे ट्रेड करे, तो लोग कहते हैं यार इसमें करेक्शन क्यों नहीं बनती है, सच इतना ज्यादा मल्टीपल क्यों है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ठीक है ग्रोथ तो है, लेकिन करेक्शन तो कभी, अगर इसने एक क्वार्टर में अच्छी अर्निंग नहीं दी, जो कि सिस्टम का सर अगर हिस्टोरिकली पिछले 2 साल से देखेंगे ना, वो हर हर क्वार्टर में उसकी अर्निंग बढ़ती है, हर साल नहीं बढ़ती, हर क्वार्टर में उसकी अर्निंग बढ़ती है, और उसमें भी जंप कोई होता है 20-30% मिनिमम परसेंट का जंप होता है। तो सिस्टम ऐसा ऐसा बड़ी कंपनी बन रही है। तो अब लोगों को फियर ये कि यार इसमें अगर मैं तो कहता हूँ आज पोजीशन लेनी चाहिए इसके में, लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा फियर ये है कि अगर इसने एक क्वार्टर गंदा दे दिया तो उसके अंदर बड़ी स्टीप करेक्शन आ जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ा इशू यही है इसके अंदर, अदरवाइज कोई इशू मुझे सिस्टम में नजर नहीं आता फ्रेंकली स्पीकिंग। मैं कोई पिछले 1.5-2 साल से सिस्टम को पिच कर रहा हूँ, जब 350 का था सिस्टम विदाउट एक्स एक्स में बोनस सिस्टम ने लाके 100% बोनस दिया था, उसको एक्स करूँ मतलब आज के प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये कोई होगी आपके हिसाब से कोई 170-175 के प्राइस होगा, 200 के अंडर प्राइस होगा। उस टाइम से मैं पिच कर रहा हूँ, आज से कंपनी 500 रुपए की है, पर शेयर की बात करूँ तो। सही है। थैंक यू राहुल भाई। अच्छा, मैंने सबसे रिक्वेस्ट है कि माइक को रिक्वेस्ट कर लें, एंड देन आई विल कॉल योर नेम सो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। राहुल भाई, 2-3 क्वेश्चन है यहाँ ट्वीट किया हुआ है, वो मैं आपसे क्विकली पूछ लूँ एंड देन आई विल गिव द फ्लोर टू ऑडियंस। सो एक रिलेटेड क्वेश्चन ही है, सिस्टम के बारे में भी है और ओवरऑल टेक के बारे में, कि इनकी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं वो इतनी हेल्दी नहीं है, उसकी क्या वजह है? ऐसा तो नहीं है ये जो पाक रुपए की जो पैरिटी वगैरह है उसकी वजह से ये पार कर रहे हैं अपने पैसे बाहर ही, इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग इनटू द कंट्री? और दूसरा एक क्वेश्चन है कि फेयर वैल्यू क्या है सिस्टम और एवीएन की आपके हिसाब से? सर आवाज आ रही है आपको मेरी? जी हाँ, जी तो सर जी। आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके अंदर मैं आंसर कर दूं कि पहला आपका क्वेश्चन था कि पैसे कैश फ्लोज के इशू। एवेंसियन में सर आपको ये नजर इशू नजर आएंगे उसके, क्योंकि सर देखें पाकिस्तान अब इनको जो ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं ना, एवेंसियन का काम टोटली डिफरेंट है। उसका कैश फ्लोज के इश्यूज आप देखेंगे थोड़े आपको नजर आएंगे कि उसके अंदर रिसीवेबल बढ़ रहे हैं। वो रिसीवेबल बढ़ने का एक इशू ये है कि बेसिकली रिसीवेबल बढ़ने का एक इशू ये है कि आपका क्या बोलते हैं, उनको सारी पेमेंट करनी है, और पाकिस्तान इतना जल्दी अलाउ करता नहीं है आपको कि आप इतना जल्दी कोई बाहर पेमेंट कर लें, क्योंकि आपको पता है डॉलर्स के इशू है। तो उनकी कोशिश यही होती है कि उनकी जो बाहर सब्सिडरीज हैं, जो जिसके थ्रू वो 100% ऑपरेट कर रहे हैं यूएई में, तो उसके उसके पास ही पैसे पार्क कर रखे हैं और उनसे डिविडेंड यहाँ लेके नहीं है। तो जितना पाकिस्तान में नीड है उतना लेके आए, अदर देन दैट वो बाहर ही पार्क करें। तो सर स्ट्रेटेजी यही है ना सर, अभी पिछले 6-8 महीने में यही हुआ ना, आपके टेक की एक्सपोर्ट्स बहुत आपको नीचे आती हुई नजर आई हैं। वो रीजन ये है सर, देखे ना जितने पैसे की नीड होते हैं आप लाएंगे। अब अगर आप ऑफिशियल चैनल के थ्रू ला रहे हैं, मार्केट का रेट $250 है, 50 रुपए का डॉलर चल रहा है, और आपको अगर आप देखेंगे तो 227-28 रुपए का आपको बैंक से मिल रहा होता है। तो वो बेसिकली आपके ऑफिशियल चैनल को डिस्करेज कर रहा होता है, और आपको डिस्करेज कर रहा होता है कि आप पाकिस्तान पैसे ले आए। तो वो इतना ही लेके आ रहे हैं जितनी उनको नीड है, या जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, या जितनी उन्होंने सेल्स दिखाई हुई है उसके अकॉर्डिंगली, जो उनको टैक्स क्लेम करना है उसके अकॉर्डिंगली लेके आ रहे होते हैं सर। दूसरा आपने थैंक यू राहुल भाई। दू, जी जी। दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू। जी सर, फेयर वैल्यू सर देखें, फेयर वैल्यू हर किसी का एक अपना मेथड होता है उसका निकालने का। अगर मेरे से आप पूछेंगे तो सर मेरा सिस्टम की अभी टारगेट प्राइस है कोई ₹670 एज ऑफ नाउ। बट मुझे ये स्टॉक अगले 3 साल में कोई सर 1500 से 2000 मिनिमम लगता है, अगर मेरे से आप पूछेंगे। ठीक है, क्योंकि सर वो ग्रोथ में जो नजर आ सही। रही है, अगर उसी हिसाब से चीजें चली, अगर उसी हिसाब से चीजें मटेरियलाइज हुई, तो मुझे सिस्टम में एक अच्छी ग्रोथ नजर आती है। एवेंसियन सर, एवेंसियन मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर अगर अगर इसने जो नंबर्स बोले हैं और जिस हिसाब से अगर ग्रोथ अगर ये इस हिसाब से दिखाता है, तो तकरीबन कोई सर मिनिमम 100-110 रुपए का तो होना चाहिए। सही। चले, कुछ क्वेश्चन है मैं बाद में पूछूंगा, ऑडियंस के पास चलते हैं, काफी देर से वेट कर रहे हैं। तो बाजवा साहब प्लीज गो अहेड। जी, थैंक यू खिजर साहब। मैं अपने इस पे ऊपर आना चाहूंगा बाद में, जो एवंसियन का और उसके जो कैश फ्लोज के जो इश्यूज है, और बाकी का एक जो शायद हमारी जो सबसे पुरानी कंपनी है टेक में, वो उसका एनालिसिस ये मिस कर गए। अगर वो उसको वो कर लें तो हमारी डिस्कशन होलसम हो जाएगी, एंड दैट कंपनी इज नेटसोल टेक्नोलॉजी।
जी राहुल भाई, प्लीज गो हेड एंड देन बाजवा साहब से दूसरा क्वेश्चन लेंगे। जी, मैंने भी रियलाइज किया था, हमारे एक दोस्त हैं, वो तो ट्रेड ही बस नेटसोल को कर रहे हैं, ही इज लिविंग फॉर नेटसोल। राहुल भाई, आवाज नहीं आई आपकी। अभी आ रही है सर मेरी आवाज? जी 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 जी, गो हेड सर जो गो। नेटसॉल के दो मेजर काम है, ठीक है सर। नेटसॉल की भी बाहरी कंपनी से ज्यादा सर, वो एक तो इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है ना गाड़ियों का, एक तो उसका सॉफ्टवेयर वो बना रहे होते हैं। दूसरा बैंकिंग के लिए सर, वो मॉर्गेजिंग के जो लोन जैसे वो एप्स होते हैं, वो जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो सर उसमें भी ट्रांसलेशन का बड़ा इशू है, पाकिस्तान इतना पैसा आ नहीं रहा होता। तो वो उसमें ना आपको थोड़ा उसका इशू नजर आएगा कि यार ये ट्रांसलेशन का बड़ा इशू होता है कि वो पैसे पार्क, जैसे एवेंसियन का मैंने बात की पहले, एवेंसियन फिर भी पाकिस्तान में ज्यादा पैसे ले आता है। इनका थोड़ा ज्यादा, वो 100% ओन की कंपनी है, वो वहां पे पड़ी होती है, कुछ कम है। तो पैसे, उनकी कोशिश यही होती है कि पैसे जितने बाहर रहे उतना अच्छा है हमारे लिए। जी बाजवा साहब, यू कैन गो हेड एंड इंटरैक्ट विद राहुल। अच्छा सर, बात यह है कि ये जितनी भी कंपनीज है, दे स्टार्ट ऑफ वेरी वेल। अब हम सिस्टम को हम आगे एक्सट्रापोलेट कर रहे हैं ना टुवर्ड्स 1500 2000, ये हर एक कंपनी के साथ जो है ना वो होता रहा है। नेटसोल स्टार्टेड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। 2008 के क्राइसिस तक उसको तो सारा दे डूइंग क्वाइट वेल। ये सारी ग्रोथ, ये सब कुछ जो है हमें वहां से नजर आ रहा है। एंड इट स्टार्टेड एज अ स्टार्टअप, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि हर जगह पे बैठा हुआ वहां पे गौरी, जब कभी इनके पास कोई 1 मिलियन 2 मिलियन $4 मिलियन कहीं इकट्ठा हो जाता है, ये कोई उल्टी सीधी जाके कंपनी जो उसको एक्वायर कर लेते हैं। And nobody really asked them the question. World 3D इन्होंने एक्वायर की, मोबिलिटी नेम अ कंपनी, मतलब उन्होंने पता नहीं कितनी उनकी जो है ना वो एक्विजिशन है, ठीक है। यूके की कंपनी उन्होंने एक्वायर की, ठीक है। सऊदी अरब में जाके उन्होंने पार्टनरशिप की। पाकिस्तान में इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने काम किया। उन सबका जो है वो रिजल्ट क्या निकला, वो उसका बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं आता कि किस तरह इन्होंने कैश फ्लो बनाया और उसके बाद उसको किस तरह से ये लोग जो है उसको वेस्ट किए जाते हैं। और सर हर वो सीट पे तो इनके गौरी बैठा है। अच्छा, जी जी। अब ये तो इनका ये मसला है यहाँ पे, ये इनके जो मैनेजमेंट जब तक ये अपने आप को ये सीधी नहीं करेगी, उस वक्त तक ये हम्म, सारी चीजें इनके मसला, ये कहाँ से ग्रोथ जो है ना उसमें आपको ह्यूमन रिसोर्स में आपको इन्वेस्ट करना है बाहर, ठीक है। आपका यहाँ पे रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स, यू डोंट नीड एनर्जी, यू डोंट नीड ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं करेंगे तो कमिंग टू दिस एवंसियन और ये जितना है, आप ये कह रहे हैं कि जी ये पैसा बाहर पार्क कर रहे हैं, और ये बहुत सारे लोग बात करते हैं एक्सपोर्ट में आप पैसा बाहर पार्क नहीं कर सकते, ये आपके घर के ऊपर पड़ी है। आपने एक दफा अगर इनवॉइस रेज कर दी, विद इन सर्टेन पीरियड आपको वो वापस रिमिट करना है। और ये तो अभी चल के हमारे यहाँ फर्क आया ना, 20 रुपए का कह लें या 30 रुपए का कह लें, ये जो ओपन मार्केट में और इंटर बैंक रेट में, ये तो 2015 से यही काम कर रहे हैं। और लिटरली आज इनके पास तो लिक्विडिटी है ही नहीं एवंसियन के पास। जो ऑक्टोपस से इनके पास आई थी पब्लिक इशू से जो इन्होंने पैसा लिया था, वो सारा वो उसको वो लोन दिए जा रहे हैं। स्पॉन्सर ने अभी तक अपने डिविडेंड नहीं लिए आफ्टर, मतलब। और ये हाईवे 50 2018 में सब सेलिब्रेट करती, $30 मिलियन का रेवेन्यू नहीं था, एंड दे वर क्लेमिंग कि वी हैव अचीव्ड अ माइलस्टोन ऑफ $50 मिलियन। अब आ गई है हाईवे 100 कि जी हम इसको डबल कर लेंगे। यार पहले आप 50 मिलियन तो कर लो, उसके बाद आप 100 मिलियन पे जाना। मेरा ये सवाल है, तुम्हारी सारी एनालिस्ट कम्युनिटी ने इस सारी चीज को जो है किस तरह से जो है वो मिस कर दिया। दूसरी बात यहाँ पे कि जी जितने भी ये ग्रुप स्ट्रक्चर है, हमें तो यहाँ पे आज तक कभी कोई अच्छा रिजल्ट मिला ही नहीं। ये पाकिस्तान से बाहर पैसा पार्क किया हुआ है, कतर में कंपनी बनाई हुई है जॉइंट वेंचर, 50-50 की इन्होंने जो है ना पार्टनरशिप की है, और कहते हैं कि जी हम सिर्फ देंगे डिविडेंड 3%। किसी ने एग्रीमेंट देखा है वो आज तक कि वो जो 50% का आपका पार्टनर है वो आपको अलाउ करेगा? उसके लीगल राइट्स उसके जो है क्या है, और कितना सारा पैसा आपका वहां पे है। और खुद दूसरी तरफ से जाके कहते हैं कि जी वो बेस्ड एक्सीलेंसी ने जो लॉज बनाए हैं उसमें तो आपको कफील की जरूरत ही नहीं है, आप खुद से भी जाके वहां पे कंपनी जो है ना, और वो कंपनीज कहाँ पे है, वो एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। सारा ह्यूमन रिसोर्स, सारी चीजें पाकिस्तान से हो रही होती है, ठीक है।
बिलिंग सारी यहाँ पे हो रही होती है और पैसा जो है वो बाहर पड़ा हुआ है। अरे यार नहीं है भाई आपके पास पैसे, आपकी जो सब्सिडरी है वो डिविडेंड क्यों डिक्लेयर कर, ठीक है ना, करें डिविडेंड डिक्लेयर, आपने यहाँ पे उसको उसको करना। और आखिरी बात, ये जो हम कर रहे हैं ना रूटीन एनालिसिस, ये हमारी शायद सबसे बड़ी गलती। 90% से ऊपर इनकी एक्सपोर्ट है, इनका डॉलर में जब तक हम कंपैरिजन नहीं करेंगे उस वक्त तक हमें नहीं पता लगेगा कि इनकी प्रोडक्ट की सर्विस, प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, एक्सपोर्ट्स कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। ये इस तरह की डिवैल्यूएशन हमेशा से तो नहीं मिलेगी ना। दैट्स इट जी, सॉरी मैं शायद थोड़ा जरा ज्यादा बोल गया, मैंने कहा दोबारा नहीं बारी कोई आएगा। नहीं नहीं, सर ऑलवेज आपके पॉइंट मोस्ट वेलकम भाई। इसमें मैं चीजें बता देता हूँ सर, आपके पॉइंट्स बहुत वैलिड हैं। टेक में और पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें दो तीन चीजों का जरूर ख्याल रखें। सबसे पहले सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी, ठीक है सर, वो बहुत बड़ा एक एक बहुत बड़ा चीज़ है जो मैटर करती है आपके लिए, ठीक है सर। जो आपने बातें की वो सब कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मैनेजमेंट क्रेडिबिलिटी के अंदर ही आती हैं। दिस इज अ रीजन सर, अगर आपने जैसे बात की कि ये कंपनीज इतनी पुरानी है सर, अगर मैं आपको सिर्फ सिस्टम, आपने वो दूसरी बात भी की कि डॉलर में सबका कंपैरिजन होना चाहिए सर, बिल्कुल आपने सही कहा। वो भी मैं आपको उसके ऊपर भी एग्जांपल्स दे दूंगा एक दो, ठीक है। अदर देन दैट सर, जो आपने बात कही कि बेसिकली क्या बोलते हैं कि ये, मैं आपको एक बात बताऊं कि कंपनीज पुरानी कितनी है। सिस्टम सर 1970 से, आज नहीं है, 1970 1980 से है। बाबर अली ग्रुप की कंपनी थी पैकेजेस वालों की। इन्होंने फिर सेल किया मैनेजमेंट को, उसकी मैनेजमेंट को। आज सिस्टम जो है वो 54% उसको जो ओन करता है वो उसकी करंट मैनेजमेंट, और जो उनके रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं वो उसको ओन करते हैं, ठीक है। तो सिस्टम जो है वो 50-60% जो ओन्ड है वो बेसिकली एम्प्लॉइज की ओन्ड है। तो उनकी स्किन इन द बिजनेस है, तो वो उनको पता है कैसे काम करना है। अदर देन दैट सर, आपने जैसे कहा कि डॉलर में कंपैरिजन होना चाहिए, तो मैं सर आपको एक बात बता दूं। सिस्टम का टॉप लाइन 2017 में कोई $36 मिलियन का टोटल टॉप लाइन थी। टोटल रेवेन्यू जो था $36 मिलियन का था, जो कि लास्ट ईयर एक्चुअल नंबर था वो $93 मिलियन का था। और अभी 9 महीने में सिस्टम $110 मिलियन कमा चुका है टॉप लाइन पे। तो इस साल पे तकरीबन कोई 133 बिलियन के अंडर इसकी टॉप लाइन क्लोज होगी। ये मैं डॉलराइज बात कर रहा हूँ, ये डॉलराइज ग्रोथ की बात कर रहा हूँ कि सिस्टम ने डॉलराइज कितना ग्रो किया। जो आपने कहा ना कि डॉलर में हमें इनका डॉलर में एनालिसिस करना चाहिए, इसी वजह से सर मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम एक अच्छी कंपनी है। जो मैंने रिस्क थे वो भी आपको ट्रांसपेरेंटली बता दिए कि ये रिस्क है, इसको जरूर देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लाइंडली हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सर सिस्टम स्टैंड आउट करता क्यों है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ऐसा इशू नहीं है उनका। अब यूएस में खुद कहते हैं हम अपने नाम से सर्विसेज नहीं बेचते। वहां पे विजनेट करके कंपनी है जो पहले सिस्टम की कंपनी हुआ करती थी 100%। अब फिर वो उन्होंने फिर वो एम्प्लॉयज को वो भी बेच दी, क्योंकि 9/11 के बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट आने के इश्यूज हो गए थे। तो फिर वो उनको मसले हो गए, तो उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को भेज दी। तो अब वो उनसे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। अब मैं टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज की बात करूं तो उसका भी जो 25 बिलियन या 23 बिलियन की टॉप लाइन है, उसमें से भी 70% जिसको आता है वो नीलसन के थ्रू कस्टमर आता है। नीलसन भी इसका थर्ड पार्टी वेंडर है ना, उसको कस्टमर्स ला के देता है। वैसे ही सिस्टम को विजनेट यूएस और क्या बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से कस्टमर्स ला के देता है। तो उनके सर्टेन परसेंट या 30-40% रेवेन्यू का वो रखते हैं, 50-60% इनको ट्रांसलेट करते हैं। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान की हर टेक कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक टेक स्टॉक चला तो दूसरा भी चलेगा, उसके पीछे तीसरा भी चलेगा। तो उसका आपको एनालिसिस करना चाहिए, ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आई होप आपके थैंक सॉरी क्वेश्चन का सॉरी नहीं नहीं, माय पॉइंट इज टोटली डिफरेंट। मेरा पॉइंट ये है कि जो एनालिस्ट कम्युनिटी है दे आर इन अ मच बेटर पोजीशन कि इन सारी चीजों को हाईलाइट करें। हमारा मकसद ये नहीं है कि हमने किसी भी कंपनी का सत्यानाश करके रख देना या क्या करना। ये जो थोड़ा सा जिस चीज को हम बोलते हैं ना कि नज करना, तो उससे क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ना ये कंपनी खुद रियलाइज करेगी कि जो इन्वेस्टर है, जो शेयर होल्डर है, वो लोग इन सारी चीजों पे जो है वो नजर रखें। एंड इट वोंट बी डिफिकल्ट कि वो अपने आप को जो है ना थोड़ा बहुत जो है ना वो रिफॉर्म। अभी अपने वो एक बबल में रहते हैं ना, तो उन्हें बहुत सारी चीजों का अंदाजा नहीं है। तो उसका पर्पज जो है ना वो उसका यही है कि इनका एक फेयर एनालिसिस किया जाए और इन कंपनी से जो है ना सवाल वगैरह पूछे जाए, उनसे कुछ जो है ना और एनालिसिस बेहतर पोजीशन
तो उनसे सवाल जी भी पूछे और उनसे जो है ना वो जवाब भी दे। दैट वाज द होल पॉइंट। श्योर। सर अच्छा जॉन प्लीज गो अहेड जॉन। जी थैंक यू। आवाज़ आ रही मेरी? जी 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 इस्लाम। अच्छा, वालेकुम सम फेयर पॉइंट्स राहुल साहब ने सिस्टम्स के बारे में बताए हैं, बट देर इज़ नो मेंशन ऑफ पॉसिबल ग्लोबल रिसेशन। ग्लोबल मार्केट्स में जो लिक्विडिटी है वो ड्राई अप हो रही है, एंड ग्रोथ टेक ड्रिवन जो जितनी भी कंपनीज हैं, ग्लोबल कंपनीज, वो जो हैं ले ऑफ्स कर रही हैं। अमेजोन डिड लाइक 18,000 अदर डे, उन्होंने ले ऑफ किए हैं। सो आई मीन, जो आप ग्रोथ एक रोजी पिक्चर आप पेंट कर रहे हैं, दैट वाज प्रिडोमिनेंटली इन द पास्ट। गोइंग फॉरवर्ड तो सिनारियो और डायनामिक्स काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं। क्या ग्रोथ उस तरह जो एक्सपेक्ट की जा रही थी या उन्होंने एक प्रिडिक्ट की थी, फोरकास्ट की थी, उस तरह होगी? आई डू नॉट थिंक सो, कंसिडरिंग के ग्लोबल रिसेशन इज ऑन द ब्रिंक। तो उसको आप किस तरह देख रहे हैं? मतलब गोइंग फॉरवर्ड, एक तो मतलब डू दे हैव मच कैश ऑन हैंड टू इन्वेस्ट फर्दर, और सेकेंडली मोस्ट कॉमन सिग्नल ऑफ स्ट्रेंथ होता है कि इनसाइडर बाइंग। इफ इनसाइडर इज कंसिडरिंग कि स्टॉक काफ़ी सस्ता है, तो वो टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ रिटेल ट्रेडर और समथिंग, तो इनसाइडर बायअप करते हैं शेयर्स के। ये जैसे कि यूएस स्टॉक मार्केट में रिसेंटली हुआ भी है, मैनी टेक कंपनीज उनके इनसाइडर्स ने परचेज की है, कंसिडरिंग के तो पाकिस्तान में इज दैट द केस? और ऑब्वियसली आई वुड लाइक योर ओपिनियन कि आप ग्लोबल रिसेशन को किस तरह देख रहे हैं, उसको आपने कंसिडर किया है इन द प्रोबेबिलिटी कि वो कैसा इम्पैक्ट देगा स्टॉक प्राइस पे? थैंक यू सर जॉन बिल्कुल। गुड क्वेश्चन। जी, आपने सही पॉइंट आउट किया सर। इसके ऊपर भी मैं आपको बता देता हूँ दो तीन चीजें। आपने सही कहा सर कि ग्लोबल रिसेशन पिछले एक साल में जो इनकी टेक री रेटिंग हुई है वैल्यूएशन की, उसका प्राइमरली जो एक एक बेस सेट किया था वो फेसबुक और नेटफ्लिक्स ने किया था। कि नेटफ्लिक्स का जो यूजर बेस है वो बेसिकली डिक्लाइन हुआ था और फेसबुक का रुक गया था बिकॉज टिकटॉक ने उसको ओवरटेक करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो वहां से एक ओवरऑल आपका टेक के अंदर री रेटिंग स्टार्ट हुई थी इंटरनेशनली। ठीक है, अब आप पूछेंगे उसका, अगर मैं सिर्फ, क्योंकि पाकिस्तान का जो फेस है वो सिस्टम ही है, ठीक है, तो क्योंकि वही सबसे बड़ी एक्सपोर्ट की कंपनी है और वही सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है पाकिस्तान से, तो मैं उसी की एग्जांपल आपको दूंगा। क्योंकि मैं टेक सेक्टर की मैंने बात कर ली, लेकिन मैं कंपनीज कुछ चंद ये कवर करता हूँ इन इन द टेक स्पेस। तो आप अगर सिस्टम की बात करेंगे सर, देखें सिस्टम ने उस चीज को रियलाइज किया। ठीक है, उस चीज को रियलाइज कैसे किया सर उन्होंने? अपनी, अगर 2 साल पहले की बात करूं तो 2019-20 में जब कोविड आया था, तो सिस्टम ने अपना पूरा जो वर्क फोर्स है वो यूएई वाला पाकिस्तान मूव किया था। उस टाइम पे उनको लॉसेस हुए थे 23% के, टू बी रियली प्रिसाइज 23% के ग्रॉस मार्जिन थे यूएई से। बट देन दे रियलाइज कि यार इस मार्केट को हमें यहाँ से पाकिस्तान से बैठ के ग्रो करना है और डिफरेंट सर्विसेज वहां पे देनी है, उस मार्केट को हमने फोकस करना है। तो सर उन्होंने फोकस किया उस मार्केट को, और उस मार्केट के आज जो ग्रॉस मार्जिन है वो 38% के हैं। ठीक है, अब आप कह रहे हैं सिस्टम, जो मैं कह रहा हूँ कि यार ये ग्लोबल रिसेशन को मैं अकाउंट फॉर कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, तो सर मैं ओवरऑल अगर आपको बता दूं, इस 9 महीने में तो आपके सामने चीजें ना, इंटरनेशनली चीजें बहुत स्लो डाउन हुआ है। पहले पहले इस 2022 में आपने पूरा स्लो डाउन एक देखा था। कोविड का बूम 20-21 में था, 22 में बहुत ज्यादा स्लो डाउन आया है चीजों में। तो मैं अगर सर सिस्टम की आपको एग्जांपल दूं, सिस्टम जी, सिस्टम का 9 मंथ्स के अंदर कोई आपका जो क्या बोलते हैं रेवेन्यू है ना डॉलराइज, वो नॉर्थ अमेरिकन रीजन से कोई आपका बड़ा है 22% का। ठीक है जी, तो और उसके अलावा अगर आप देखेंगे ना, तो उन्होंने ग्रो कहाँ किया, उन्होंने उसको एड्रेस कैसे किया है? जो आप ग्लोबल रिसेशन की बात करें सर, वो मिडल ईस्ट रीजन है। सऊदीया हो गया, सऊदीया में दे एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियली, यूएई में बड़ा अच्छा एक्सपेंड किया है, कतर कर रहे हैं। तो सर उन्होंने मिडल ईस्ट को भी फोकस किया, क्योंकि मिडल ईस्ट का 2030 का विजन है। और अब मिडल ईस्ट ने जो ऑयल से पिछले 2-3 सालों में जो मिडल ईस्ट से उन लोगों ने कमाया है, तो उसके बाद सर जो क्या बोलते हैं, मिडल ईस्ट ने पिछले 2-3 साल में ऑयल से कमाया, तो उसके बाद वो बड़ी स्पेंडिंग्स कर रहे हैं टेक के ऊपर। तो सर मैं आपको ये बताऊं, सिस्टम का जो मैं पहले कह रहा था, नॉर्थ अमेरिका इज अ मेन रीजन।
सर उसको भी मिडल ईस्ट ने भी सरपास कर दिया है। पिछले 9 महीने में कोई डॉलराइज 112% से रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है कंपनी का, और 22% सिर्फ इंक्रीज हुआ है नॉर्थ अमेरिका का। तो यही सबका सबसे बड़ा कंसर्न था कि यार दुनिया पूरी पीछे जा रही है, ये कैसे कंपनी आगे जा रही है, इसमें है क्या। तो सर ये एक रीजन है। दूसरा, कंपनी ने रिसेंटली दो नई इन्वेस्टमेंट्स की हैं टेक के अंदर। एनडीसी टेक को एक्वायर किया और एक ग्रीन ट्री करके यूएई में कंपनी है जो इसके जैसा ही काम करती है, उसको एक्वायर किया। तो उसकी भी सर एनडीसी टेक की कोई 3-4 बिलियन की टॉप लाइन है टेमिनोज के थ्रू। अब वो टेमिनोज और ग्रो करेगा क्योंकि इनको मिडल ईस्ट का लाइसेंस मिल गया है, तो सिस्टम की एक्सपर्टीज है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम अकाउंट फॉर कर रहे हैं, और मिडल ईस्ट को बड़ा वालेकुम यार, चुप उनका भी कर प्लीज यार, किसी और से भी सुन ले। घंटा हो गया मैं तेन सुनने, चुप कर यार। तो उनका एक घंटा उनका ये क्या है बेसिकली ना, तो वो उनका मेजर हॉटस्पॉट है अभी। चुप चुप। Faisal, please go ahead. Faisal. Hamidullah. Hamidullah. चौधरी साहब माइक के बंद किया, जी दूसरी आईडी सर। वापस माइक दियो। सारे मैं ही अपने अकाउंट रखे हैं इत्थे, जल्दी कर। हमीदुल्लाह राहुल जी, प्लीज और गो मेरा अहेड। क्वेश्चन है सिस्टम और टीएफजी की निस्बत से। सिस्टम जो है सर, वो अगर हम देखें तो वो ओवर वैल्यूड है। इस तरह अगर हम टीआरजी को देख ले तो टीआरजी की निस्बत से थोड़ा अंडर वैल्यूड लग रहा है। तो सब लोग सिस्टम के पीछे भाग रही है, इसकी क्या वजह है कि वो मैं ये मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि वो टीआरजी की तरफ क्यों नहीं आ रही है। सर आपको टीआरजी कैसे अंडर वैल्यूड लगा और सिस्टम कैसे ओवर वैल्यूड लगा, मुझे ये भी बता दें। आपने क्या एनालिसिस थैंक किए हैं, यू आपको सर, कैसे थैंक लगता यू। है, ये भी मुझे बता दें। सर मैं उसके प्राइस की बात कर रहा हूँ कि उसकी जो प्राइस नहीं है सर प्राइस, वो थोड़ा चलिए ज्यादा प्राइस, लग रहा है नहीं प्राइस से आपको पता ही सिस्टम नहीं चल की। सकता। नहीं नहीं सर, आपको प्राइस से थोड़ी ना पता चल सकता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है ओवर वैल्यूड है। वो तो आपको सर मल्टीपल्स देखने बुक पड़ेंगे। वैल्यू के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। सर टीआरजी तो इटसेल्फ कोई काम ही नहीं करता सर, टीआरजी के बुक ऊपर कोई वैल्यू आपको। और प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशो के हिसाब से। सर मैं आपको वही बता रहा हूँ, टीआरजी के ऊपर जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट ये आता है आईबेक्स। फॉरेन से एग्जांपल देता हूँ। अब टीआरजी के ऊपर प्रॉफिट आता कैसे? आईबेक्स है ना, आईबेक्स एक कंपनी है लिस्टेड है यूएस के ऊपर। अगर उसका इस क्वार्टर में फॉर इंस्टेंस 30th सितंबर को उसकी प्राइस अगर $1 है, वो बढ़ के $2 हो जाती है दिसंबर 30, तो उसके ऊपर वो एक गेन बुक कर लेगा, अनअर्नड गेन होगा। तो वो एक क्वार्टर में आपको ₹100 की अर्निंग भी नजर आ सकती है, लेकिन वो रियलाइज कैश अर्निंग नहीं होगी। टीआरजी जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, वो एक डिफरेंट मॉडल है। उसका बीच में वैल्यूएशन अच्छी थी, लेकिन उसके बाद एक इंसिडेंस हुआ, और उसके बाद सर ग्लोबली जो बातें चल रही हैं, उसके बाद भी आपको टीआरजी के ऊपर बड़ा डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। प्राइस के बेसिस पे आप नहीं कह सकते कि कोई कंपनी अंडर वैल्यूड है ओवर वैल्यूड है। चलें नेक्स्ट चलते हैं। अजफर प्लीज गो अहेड। अजफर। जी अस्सलाम वालेकुम। मुन्नो भी वाली दियो राहुल सर जी, मैं भी बोलना चाहना। राहुल आपसे पूछना जी ये था कि आपका व्यू पाक डेटाकॉम के बारे में क्या है, अगर आपका ध्यान है उस पर पीएकेडी के बारे में एक बताइएगा। दूसरा ये बताइएगा कि अभी लेटेस्ट फ्राइडे को हमने देखा कि सिस्टम में भी बड़ी जो है वो प्राइस इंक्रीज आया, और एवेंसियन भी थोड़ा 67-69 पे की वजह से, बट एवेंस उस पे इट वेंट टू 501 क्रॉस किया सिस्टम ने, but I ठीक है think यार, it मैं closed चलना down चाह on रहा हूँ। मैंने 495. माइक नहीं देता, मेरा दिल What is the तोड़ता reason करता behind the rally which was made on Friday, and your view on Park Datacom PAKD? सर पीएकेडी, सॉरी टू से मैंने उसको इतना रिसर्च नहीं किया, सो आई वोंट बी अ बेटर पर्सन टू आंसर यू ऑन दैट। पीएकेडी, बाकी अब सिस्टम्स और वो एमएनसीओन की बात करेंगे सर। देखें सिस्टम्स में जो बाइंग है वो ज्यादा मैं बता सकता हूँ कि वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की भी बाइंग चल रही होती है, इंडिविजुअल्स की बाइंग चल रही होती है। पाकिस्तान में भी इंडिविजुअल्स बाय कर रहे होते हैं, हम डेली बेसिस पे उसको पिच भी कर रहे होते हैं। और सेम रीजन सर वो जो आपका एवीएन है उसकी वैल्यूएशन बहुत नीचे आ गई थी, उसकी वजह से एक सर्टेन फंड्स ने बाय किया है, तो यही है। और तो ऐसा कोई कोई ऐसा ट्रिगर नहीं था फ्राइडे को कि हाँ कोई ऐसी न्यूज थी या कोई डेवलपमेंट थी जिसके बेसिस पे उसको बाय किया गया।
कमोडिटीज डिस्कनेक्ट हो गए कमोडिटी स्टूडेंट। शहरियार साहब प्लीज गो अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम। राहुल भाई आपसे एक सवाल ये, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही सर। जी आपसे सिर्फ एक सवाल ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि सिस्टम वगैरह अभी भी अगर आप रिलेटिव देखते हैं कि मतलब कि पाकिस्तान के हिसाब से बहुत बड़ी कंपनी हो सकती है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे इतनी कोई बड़ी कंपनी है नहीं है एज कम्पेयर टू रेवेन्यू और डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो आप इसका कंपटीशन किस तरीके से देखते हैं जो अदर कंट्रीज हैं, जैसे कि लो लेबर फॉर एग्जांपल इंडिया है, लेकिन उसके बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं और मोर और लेस लेबर कॉस्ट जो है वो पाकिस्तान जैसी है। तो आप इसका कंपटीशन किस तरीके से देखते हैं नियर फ्यूचर में सिस्टम का ग्लोबल लेवल पे, स्पेशली इंडिया की जो कंपनीज है? सर देखें, हर कोई अपने लेवल पे ऑपरेट कर रहा होता है, ऐसे कोई कंपटीशन का ऐसे फ्रीलांसर तो हर कोई काम ही ना कर सके, क्योंकि ग्लोबल कंपनीज भी काम। सर प्राइसिंग पॉइंट होते हैं, कस्टमर की नीड को समझना होता है, कस्टमर स्विचिंग बड़ी डिफिकल्ट होता है किसी भी कंपनी के लिए नया टेक पार्टनर चूज करना। तो वो सर एक मेन फैक्टर है। अदर देन दैट सर आपकी एक्सपर्टीज होती है, आपका प्राइसिंग पॉइंट होता है। पाकिस्तान इज रिलेटिवली चीपर देन इंडिया। इंडिया तो बहुत एक्सपेंसिव है सर। इंडिया की जो लेबर है, टेक स्किल्ड लेबर है, वो बहुत एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। और इंडिया सर वो सॉफ्टवेयर खुद बनाते हैं, हम सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमारा इंडिया से ऐसा कंपेयर होता ही नहीं है सर। इंडिया खुद सॉफ्टवेयर बनाता है, एक सॉफ्टवेयर बनाना वो सैस का काम करते हैं ज्यादा, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, वुड सिलिकॉन वैली का पार्ट है सर वो। और पाकिस्तान जो है सर, वो जो सिस्टम है वो सॉफ्टवेयर बनाता नहीं है, वो माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर है ना, उसको आगे जाके अपसेल करता है। वो बेसिकली कस्टमर कॉन्फ़िगरेशन करके वो उसको अपसेल जाके करता है, कस्टमर नीड समझ के। बजाय तो एक वर्ड छोटा लगता है, लेकिन उसके उसके पीछे एक और अलग साइंस है। सिस्टम इज टोटली डिफरेंट कंपनी देन मोस्ट ऑफ द इंडियन कंपनी। फैसल आपका क्वेश्चन है, फैसल। सर आप सुन सकते हैं मुझे? जी 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 बिल्कुल। सर मेरा राहुल सर से क्वेश्चन है कि एज अ बिगनर जो है आप क्या रिकमेंड करते हैं कि फ़िलहाल जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान की और ओवरऑल वर्ल्ड में, क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक मौका है? और वैसे टेक सेक्टर में मेरी जो कंपनीज हैं उनमें मैं आपको बता देता हूँ, नेटसोल, सिस्टम और एवेंसियन, इनको कैसे देख रहे हैं सर? सिस्टम्स को तो चलो ठीक है, सबको पता है उसके बारे में। एवेंसियन और नेटसोल जो है अभी फेयर वैल्यू पे ट्रेड हो रही है या कुछ रुकना चाहिए इनको लेने के लिए? तो सर ओवरऑल अगर पाकिस्तान इकोनॉमिक की बात करेंगे सर, देखें वैल्यूएशन तो बहुत डिस्ट्रेस हैं सब ओवर अक्रॉस द बोर्ड। लेकिन जो हमारे यहाँ खतरात हैं ओवरऑल, जो आपको भी पता है, सबको पता है, उसके लिए आई थिंक अगर अगर थोड़ी और करेक्शन बनती है तो उस पर भी एंट्री पॉइंट अच्छा होगा, ये भी एंट्री पॉइंट अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो फिर तो उसको तो कोई ट्रिगर नहीं कर सकता कि कल जाके सऊदीया से पैसे आते हैं, आईएमएफ होता ही नहीं होता है, ये ओवरऑल चीजें कैसे बेहतर होती हैं या क्या होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं तो कहता हूँ ये लेवल भी अच्छा है, और आगे जाके कोई और करेक्शन बनती तो वो भी लेवल अच्छा होगा, क्योंकि ऐसी वैल्यूएशन बहुत अरसे के बाद ही आपको नजर आ रही होती है ओवरऑल। ठीक है। अदर देन दैट आपने बात की सिस्टम, ठीक है, एवियन और नेटसॉल की। तो एवियन में मुझे थोड़ा रूम लगता है, लेकिन ये कि उसकी ज्यादा परफॉर्मेंस जो है मेरे ख्याल से वो इस क्वार्टर का रिजल्ट और उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर बड़ा डिपेंडेंसी है, क्योंकि एवियन ने इस साल इतना अच्छा अपनी टॉप लाइन और बॉटम लाइन नहीं दी है। उसको जो सेव किया हुआ है, उसकी अदर इनकम ने सेव किया हुआ है। अगर वो ये कि अगर टॉप लाइन से या कुछ और रूम निकलता है, अगर उसके मार्जिन बेहतर होते हैं, तो फिर एवियन में बिल्कुल एक एक अच्छी रैली बनती है। फिर नेटसॉल का भी यही है कि नेटसॉल में आपका कॉन्ट्रैक्ट्स के इश्यूज होते हैं, चीजें चल रही होती हैं, उसके पाकिस्तान में रेवेन्यू पार्क के इश्यूज होते हैं। तो नेटसॉल मैंने इतना ज्यादा डिटेल से कवर नहीं किया, इसके ऊपर मैं आपको इतनी ज्यादा राय दे नहीं सकूंगा, लेकिन ये कि जितना कवर किया हिसाब से बता रहा हूँ। एवीएन में फिर भी रूम बनता है बिल्कुल, एवीएन में आप थोड़ा सब्र करें। अगर इस क्वार्टर में अर्निंग्स आप देखें अगर ज्यादा अच्छी आती है तो ठीक है, मैं कहूंगा उसमें सब्र करें, अदरवाइज आप किसी और सिक्लिकल में या किसी और सेक्टर में एक्सपोजर ले लें रादर देन टेक में।
एवीएन को लाइक भाई बेचेंगे तो आगे बढ़ेगा, ये पता नहीं 25-30 रुपए से लेके बैठे हुए हैं उसको। नबील साहब प्लीज गो हेड, नबील अजीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राहुल भाई, मुझे एक चीज़ ये पूछनी थी। सिस्टम लिमिटेड के अभी इस वक्त तकरीबन 8,000 एम्प्लॉयज़ हैं जो कि एनडीसी एक्वायर करने के बाद हुए हैं, और ये जो सिस्टम लिमिटेड है ये चेस कर रहे हैं 10,000 की फिगर। अच्छा, मेरे एक फ्रेंड होते हैं सिस्टम्स में, तो मैंने उनसे पूछा कि इसकी चेस करने की वजह क्या है, तो पता चला कि इंटरनेशनल मार्केट में कोई क्राइटेरिया है जो कि अगर इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ किसी सॉफ्टवेयर हाउस में हों तो उनको फिर कोई बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। लेट्स से कि अगर ये 10,000 प्लस कर भी लेते हैं एम्प्लॉयज और इनको बड़े प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, तो फिर आपको क्या लगता है इसकी मजीद अर्निंग कितनी इन्हांस होती है और इनकी जो है वो आगे जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ती है? थैंक यू। सर ये फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे थोड़े ये रूमर्स लग रहे हैं कि 10,000 एम्प्लॉयज। ऐसे तो मैं आपको एक फिगर बता सकता हूँ, जो मेरी कंपनीज के एक मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट से हम बात कर रहे होते हैं, तो उनका सर 2025 तक का विजन है कि हम 25,000 एम्प्लॉयज तक चले जाए। तो सर वो बेसिकली उनके रेवेन्यू पाइपलाइन होती है, जो रेवेन्यू होता है सबसे सर, ऐसे कोई कंपनी नहीं होती कि मैं मुझे 10,000 एम्प्लॉय होंगे तो मुझे जाके कोई अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। ऐसे नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट आपको ऐसे नहीं मिले होते, कॉन्ट्रैक्ट आपको सर्विसेज के बेसिस पे मिल रहे होते हैं, जो आप सर्विसेज दे रहे होते हैं। ओवरऑल ग्रोथ मैंने जैसे बात की, वो ग्रोथ मैंने जो ऑर्गेनिक वेज बताए या इनऑर्गेनिक वे में कोई कंपनी ने एक्विजिशन कर ली, जैसे एनडीसी टेक की है या ग्रीन ट्री की ऐसी कोई एक नई एक्विजिशन कर ले जिससे सिनर्जीज क्रिएट हो जाए, उसकी रेवेन्यूज के ऊपर आ जाए, तो वो कोई ग्रोथ का फैक्टर बन सकता है, रादर देन कि आप एम्प्लॉयज को टारगेट करें 10,000 एम्प्लॉयज हो जाएंगे और फिर वो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। ये मुझे कोई लाइकली सिनेरियो नहीं लगता, फ्रेंकली स्पीकिंग। सलमान। जी बहुत शुक्रिया। मेरा राहुल भाई से सवाल था, वो असल में जो सवाल था ना, वो आप समझा रहे थे कि वो इंडियन मार्केट के साथ कंपैरिजन में समझा रहे थे, और मेरा भी वही सवाल था कि सिस्टम सर्विसेज से डेवलपमेंट की तरफ जा सकती है नियर फ्यूचर में या आगे जाके? सर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज नॉट एन इजी पार्ट। अभी देखें, वो उनको नीड भी नहीं है सर। अगर इस मार्केट की, अगर सिस्टम जिस मार्केट को टारगेट करता है उसकी कोई एड्रेसेबल मार्केट है आई थिंक $1.5 ट्रिलियन की। टोटल टेक सेक्टर इज $7 ट्रिलियन का, बट सिस्टम जिस मार्केट को टारगेट करता है वो आई थिंक 1.5 से $2 ट्रिलियन की मार्केट है। और सिस्टम की टॉप लाइन सर अभी सिर्फ मैंने जैसा वो बताई कोई 130 135 मिलियन की है। तो सर वो उसकी एड्रेसेबल मार्केट इतनी बड़ी है, और जिसमें वो काम कर रहा है क्लाउड, सर क्लाउड की अगर ओवरऑल मार्केट देखे $335 बिलियन की मार्केट है। तो उसको ही वो फुली देखना स्टार्ट कर दे, ऑटोमेशन को देखना सर, बिग डेटा की मार्केट को टारगेट करना स्टार्ट कर दे, जो वो कर रहा है सर, वो उनकी अभी भी इतनी सर्विसेज वो ऑफर कर रहे हैं कि उसमें भी ग्रोथ इतनी है कि वो सॉफ्टवेयर तो बनाना सर, वो अब वो तो ओवरऑल आपको एक लंबा पार्ट है सर। वो तो बहुत बड़ी कंपनी, ईपैम हो गया, ग्लोबैंड हो गया, वो होते हैं सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी सर। वो सॉफ्टवेयर बनाती है ज्यादा तो, और उसके सर R&D और एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं इसके। आतिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर काइंडली वालेकुम। ऑक्टोपस को भी डिस्कस कर लें कि ऑक्टोपस का क्या फ्यूचर है। सर ऑक्टोबस का सर देखें, वो फ्यूचर जैसे मैंने आपको पहले डिटेल में ऑक्टोबस में बात की, वो करने क्या जा रहे हैं अभी तो आपको टॉप लाइन नजर नहीं आएगी, वो 1 साल के बाद ही आपको नजर आएगी। लेकिन सर उसके ऊपर ये कि मेरी उम्मीदें बड़ी अच्छी हैं कि कंपनी अच्छा काम करेगी। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, चीजें अच्छी हैं, आगे ग्रोथ अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि ये इससे एवेंसियन को भी ग्रोथ मिलेगी, बिकॉज एवेंसियन अभी यूएस में प्रेजेंट नहीं है, वो ज्यादा मिडिल ईस्ट में प्रेजेंट है। कतर हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, वहां पे ज्यादा प्रेजेंट है, या नाइजीरिया हो गया, इन दैट केस मीना रीजन में ज्यादा प्रेजेंट है। यूएस में इनकी कोई प्रेजेंस नहीं है। तो विद द हेल्प ऑफ ऑक्टोबस वो यूएस की मार्केट को टारगेट कर सकते हैं, और उससे एवेंसियन को भी कस्टमर्स आएंगे। तो ऑक्टोबस से मेरी उम्मीदें अच्छी हैं ओवरऑल। बट उसमें थोड़ा वेट है सर, 1-1.5 साल का मिनिमम वेट है। आतिफ साहब, मैंने, मेरा ख्याल है हमने चौथी स्पेस जो सरमाया इसी प्लेटफॉर्म पे की थी, वो ऑक्टोपस के सीईओ के साथ की थी। तो उसकी रिकॉर्डिंग जो है ना वो अवेलेबल होगी सरमाया के यूट्यूब चैनल पे। तो आप उसको सुन लें। मेरे ख्याल है 1 आवर प्लस की ना उसकी रिकॉर्डिंग है, जो कि हमने डायरेक्टली क्वेश्चंस किए थे और डिस्कस किया था ऑक्टोपस के सीईओ से। तो वो आप ज़रूर सुन लें फॉर ऑक्टोपस। उज़ैर साहब प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम राहुल भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी बिल्कुल सर। जी बिल्कुल। सर मेरा क्वेश्चन पर्टिकुलरली सिस्टम लिमिटेड से है। उसकी सर जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स देखते हैं तो वो जो कैश कंपनी के पास आ रहा है वो उनमें नजर नहीं आता एज कम्पेयर टू जो वो प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। सर इस पे काइंडली अगर कोई कमेंट कर। सॉरी, आप क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे? सॉरी, मैंने सही सुना नहीं आपका क्वेश्चन। सर सिस्टम लिमिटेड जो उसकी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं उनमें जो वो पैसे सर शो हो रहे होते हैं वो करस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते जो वो एक्चुअली में कंपनी जो है अपनी सेल से प्रॉफिट कमा रही होती है। इस पे काइंडली सर कमेंट कर देंगे। सर वो टाइमिंग का डिफरेंस होता है, सच कुछ नहीं होता। वो अब सिस्टम का अभी भी सर 7 अरब क्या बुक के ऊपर कैश पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आगे रिसीवेबल आप देख रहे होंगे पाइल अप हो रहे होंगे, सर वो विजन नेट से ही है। वो टाइमिंग का डिफरेंस होता है कि आप सर्विसेज दे देते हैं लेकिन आपको बेसिक होता है कि 20 एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ऐसा है नहीं रूल, लेकिन ऐसे रूल्स होते हैं यूजुअली कि आप जब कस्टमर एक्वायर करते हैं 20% आपको एडवांस मिल रहा होता है, 50% आप सर्विसेज दे देते हैं तब आपको 20% मिल रहा होता है, बाकी जो 50% है आपको जब सर्विसेज पूरी दे देते हैं उसके बाद आपको पैसा मिल रहा होता है। तो सर वो रिकग्निशन मेथड है रेवेन्यू का, अदरवाइज तो कोई इशू नहीं है ऐसा सिस्टम है। तो सिस्टम एक मतलब उसके पैसे पूरे आ रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे होते। जाहिद खान साहब। वो टाइमिंग का डिफरेंस है, सच कुछ नहीं है सर। अच्छा जी, राहुल साहब से मेरा क्वेश्चन ये था कि आवाज़ आ रही है आपको सर मेरी? जी बिल्कुल सर। अच्छा जी राहुल साहब, क्वेश्चन ये था कि जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि सिस्टम का जो प्रॉफिट है वो एवरी क्वार्टर इज़ बीन इंक्रीजिंग। ठीक है, आपने बताया कि इसमें करेक्शन सिर्फ उस सूरत में आ सकती है कि कोई ऐसा सिनेरियो हो कि इसका प्रॉफिट कम हो जाए। कम हो तो जाए, ज़रा ग्रोथ हो काइंडली जाएगी। जी। या प्रॉफिट कम हो जाए या ग्रोथ जो हम देख रहे हैं वो थोड़ी कम हो जाए, या ओवरऑल कोई ग्लोबल या यूएई से कॉन्ट्रैक्ट कम हो जाए, तो ये सिनेरियो हो सकता है। बिल्कुल, आप क्वेश्चन कंटिन्यू करें। सॉरी। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन बेसिकली मैं वही फैक्टर्स जानना चाह रहा था उनके बारे में कि वो क्या सिचुएशन हो सकती हैं जिस जो मतलब इंटरनेशनली या फिर लोकली इस पे किस तरह अफेक्ट कर सकती हैं इसके प्रॉफिट को, वो क्या फैक्टर्स हो सकता है? सर वो 2-3 ही फैक्टर हैं, मैंने 2-3 तो पहले बता देता हूँ, सारे रिपीट कर लेता हूँ। एक तो सर ग्लोबली ओवरऑल, अब जैसे एक टेक का स्लो डाउन और ज्यादा आया, ग्लोबल रिसेशन आ जाए, ऑयल के प्राइसेस क्रैश हो जाएं और ओवरऑल मतलब पूरी दुनिया में एक डीप रिसेशन आ जाए, ठीक है, वो एक रीजन हो सकता है। दूसरा जो जैसे 8,000 अभी एम्प्लॉइज हो गए, आगे बहुत डिफिकल्टी हो इनको एम्प्लॉइज फाइंड आउट करने में, वो पहले थी, लेकिन अब वो इन हाउस सर्विसेज वो ट्रेनिंग इतनी ज्यादा दे रहे हैं कि वो उस इशू को भी बड़ा स्मार्टली टैकल कर रहे हैं, ठीक है। अदर देन दैट सर, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसके ऊपर अगर वो टाइमली उस पे रिएक्ट नहीं करेंगे, आप अगर सिस्टम की वेबसाइट भी आप फॉलो करें ना सर, तो आप जरूर उसके प्रोडक्ट रेंज देखा करें। आज देखें और 3 महीने के बाद देखें। अगर आपको लग रहा है कि कंपनी ने कोई 2-3 नए प्रोडक्ट ऐड किए हैं, तो आपको लग रहा होगा हाँ यार कंपनी ट्रेजेक्टरी है, इस कंपनी को ग्रोथ देख सकते हैं। अगर वो कंपनी अपने आप को मोल्ड नहीं करती टू द न्यू टेक्नोलॉजीज और उसके साथ अडॉप्ट नहीं करती, तो फिर एक किसी भी कंपनी के लिए बड़ा इशू होगा। ये है सर। ठीक है, थैंक यू जी। राहुल भाई जी सर। ट्वीट में क्वेश्चन किया है एक सफियान जब्बार साहब का, तो वो कह रहे हैं कि ये हम नेटवर्क टेक सेक्टर के लिए क्वालिफाई करता है, और दूसरा उनका क्वेश्चन है कि प्लीज डिफरेंशिएट बिटवीन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड आईटी, और वो हम की प्रोडक्ट वेब पे भी कुछ आपसे जानना चाह रहे हैं, अगर कुछ इस पे भी सर रोशनी हम डाल दें। सर हम बिल्कुल टेक के अंदर इन सेंस आता है सर। देखें, हम का जो मेजर काम है वो एंटरटेनमेंट का है ना, वो चैनल्स हैं उसके उसके ऊपर वो बेसिकली क्या बोलते हैं, शोज आ रहे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट बेस्ड रेवेन्यू ज्यादा है, एडवर्टाइजमेंट बेस्ड रेवेन्यू ज्यादा है। लेकिन उसको टेक में डालने का जो मुझे रीजन नजर आता है वो ये कि क्योंकि सर इसका यूट्यूब चैनल है, तो इसका सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, वहां से व्यूअरशिप आ रही होती है, इनको रेवेन्यू आ रहा होता है। दूसरा, इन्होंने कुछ अपने सीरीज भी है ना वो नेटफ्लिक्स को बेचे, तो आगे जाके ये ओटीटी प्लेटफॉर्म और ये सारी चीजें ना, इसके थ्रू इसको रेवेन्यू आएगा। उस वजह से ये आपका उसका पार्ट है, क्या बोलते हैं, टैक्स स्पेस। दूसरा सर आपका क्वेश्चन क्या था? हम की प्रोडक्ट्स पे पूछना चाह रहे थे, अगर कुछ बता दें अबाउट सर हम्स हमसे प्रोडक्ट यूज प्रोडक्ट्स। सर वो ड्रोने बनाते हैं, उसका हम सितारे हैं, हम मसाला है, हम न्यूज है, हम टीवी है। तो वो बहुत सारे चैनल्स हैं जिसके थ्रू ऑपरेट, मेजर उसका जो रेवेन्यू है वो सर हम टीवी से आ रहा होता है,
जिसमें आपके ये शोज जो है ना, जैसे इनके कुछ शोज अभी बड़े मशहूर भी हुए थे, तो वो उसके उनकी व्यूवरशिप है, फिर वो यूट्यूब पे ऊपर जाते हैं तो उसकी एक व्यूवरशिप आती है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है उनका, तो वहां से उनको रेवेन्यू आता है। ये है दूसरा सर, आपने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर जो मैं बता दूं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ये कि सर देखें जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो जाए, जो काम आपका एक बंदा करता है वो रिप्लेस कर दे मशीन, जो आपका काम स्ट्रीमलाइन हो जाए, जिसमें कोई ह्यूमन या मैनुअल इंटरफेरेंस ना हो, इसको कहते हैं बेसिकली ऑटोमेशन बेसिकली। सही है। खुरम मुनीर साहब का क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर की वैल्यू कैसे जज करनी चाहिए, पी देखना चाहिए या ईवी या एबिटा देखना चाहिए? सर दो तीन फैक्टर है, एक तो आप कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ देख लें, क्या रही है ओवर द पीरियड के, रेवेन्यू कैसा ग्रोथ हो रहा है, वो आपका उसमें ट्रांसलेट हो रहा है नहीं हो रहा है, डॉलराइज रेवेन्यू है या नहीं है, ग्रोथ कितनी है डॉलराइज, ऐसे नहीं सिर्फ पीकेआर से ही आपको जो वो डिवैल्यू हो रहा है उतनी आपकी टॉप लाइन बढ़ रही है, उतनी आपकी बॉटम लाइन बढ़ रही है। अदर देन दैट प्राइस टू अर्निंग इज अ टूल है, प्राइस टू बुक भी है, एबिटा पे देख लें, एबिटा इज अ गुड, और मेजरली आप पी पे देख लें, और प्राइस टू बुक पे देख लें, और ओवरऑल ग्रोथ देख लें कि क्या है टॉप लाइन वगैरह, तो वो आपको एक अच्छा इंडिकेट कर देगा कि किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। थैंक यू बाजवा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आप ले लें बायो ब्रेक और उसके बाद आपने नेक्स्ट ज्वाइन करनी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग बाजवा साहब। आतिफ, आप का क्वेश्चन है, प्लीज गो अहेड। आतिफ ड्रॉप हो गए। अच्छा, एक क्वेश्चन था, नेटसोल का बिजनेस मॉडल भी डिस्कस करें, लेकिन मेरे ख्याल है कर लिया आपने डिस्कस नेटसोल का बिजनेस मॉडल। बिल्कुल। ओके, अकॉर्डिंग टू मैनी रिसर्च हाउसेज ऑक्टोपस शैल लीड, तो इस पे भी आपने डिस्कशन कर ली है। कुछ नए आए हैं ऑडियंस, तो उनसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन। अब्दुल सलाम साहब, प्लीज गो अहेड। अब्दुल सलाम, वजाहिद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अब्दुल सलाम, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब्दुल सलाम, आप म्यूट हैं, अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछें। सर यहाँ पे थोड़ा सा नेट का भी प्रॉब्लम है, सिग्नल का इश्यू है थोड़ा सा। जी जी, अभी आ रही है। जी जी, पूछें, बिस्मिल्लाह। राहुल भाई, शायद इनका इंटरनेट का इशू आ रहा है। राहुल भाई, जी सर। और क्वेश्चन तो नहीं है, मैंने पढ़ भी लिए हैं वहाँ पे क्वेश्चन। अगर कुछ थोड़ा सा समराइज करना चाहें तो अम, एक क्वेश्चन भी था, अगर उसको दोबारा आप रिपीट कर दें कि अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, आईटी सेक्टर में करना चाहता हूँ, तो कौन से मेरे चेक पॉइंट्स होने चाहिए जिनको मैं देखूं, आइडेंटिफाई करूं, और उसके बाद मैं पिक करूं कि कौन सी कंपनीज में जाना चाहिए, और फिर कौन से मेरे लिए रेड फ्लैग्स होने चाहिए कि जब वो फ्लैग्स रेज हों तो मुझे एग्जिट कर जाना चाहिए, जैसे आपने सिस्टम की भी मिसाल दी। तो कुछ बुलेट पॉइंट्स में कंक्लूडिंग रिमार्क्स के तौर पे अगर एक्सप्लेन कर दें कि इस सेक्टर में जाने के बाद स्टॉक को पिक करना कैसे करना चाहिए और एग्जिट कैसे करना चाहिए। हाँ सर, इस सेक्टर में सबसे पहले टेक में तो ये देख लें सर, कंपनी कितना
एक्सपोर्ट बेस्ड रेवेन्यू कितना है, मतलब वो पीकेआर से कितना एक्सपोज्ड है वो कंपनी, ठीक है ना। तो वो सबसे पहला आपका, तो सबसे पहला आपका बेंचमार्क यही होना चाहिए, कंपनी एक्सपोर्ट्स कितना करती है, उसका बाहर से रेवेन्यू कितना आ रहा है, चीजें कैसे हो रही हैं, ठीक है। दूसरा बिजनेस मॉडल क्या है और क्या कंपैटिबल है, वो ऑपरेट हो सकता है, उसकी मार्केट क्या है, मार्केट रीच क्या है उसकी, वो सबसे पहले। तीसरा सर प्राइस टू अर्निंग पे देख लें, मल्टीपल क्या चल रहा है, आगे अर्निंग्स क्या है, पिछले 4-5 साल में ग्रोथ क्या रही है, अगले 4-5 साल में एनालिस्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई ग्रोथ होगी या नहीं होगी, वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है। अदर देन दैट सर रेड फ्लैग्स तो यही होंगे कि कंपनी है, जैसे कुछ कंपनीज हैं जैसे उनकी ग्रोथ नहीं आती लेकिन वो प्राइसेस परफॉर्मेंस कभी कभार आ जाती है, तो वो ग्रोथ नहीं होती है सच, लेकिन वो रोजी पिक्चर पेंट कर रहे होते हैं, एक क्वार्टर में कोई अच्छी अर्निंग आ गई, कोई अदर इनकम गिर गई या कुछ ऐसा हो गया, तो उसके बेसिस पे आपको बाय नहीं करना चाहिए बिल्कुल। और हर टेक कंपनी को सबसे बड़ी जो बात है जो आपको लॉसेस से बचा सकती है वो ये कि हर टेक कंपनी को एक जैसा ट्रीट ना करें। एवरी टेक कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर, तो वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपको कंसिडर करना चाहिए। ये जो मेजर फैक्टर है मुझे तो यही लगते हैं। तीसरा चौथा जो बाय करने के लिए सर मेजरली आप प्राइस टू अर्निंग देख लें, कंपनी करती क्या है जो मैंने बता दिया है, ओवरऑल डॉलर से एक्सपोजर कितना है, ओवरऑल क्या कर रही है, सर्विसेज कैसी है, कंपैटिबल है नहीं है, उसकी मार्केट साइज क्या है, तो मार्केट साइजिंग बहुत जरूरी है हर चीज की। एक डीएम किया क्वेश्चन अमीन साहब ने, टैली कार्ड के बारे में पूछ रहे हैं। सर टेलीकार्ड के बहुत बिजनेसेस हैं सर, वो प्रॉफिटेबिलिटी में बड़ा टाइम लग जाता है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में, तो उसका सर बिजनेसेस 2-3 है। एक तो वो क्या बोलते हैं इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर भी है, ठीक है। तो वो बेसिकली कॉर्पोरेट्स को इंटरनेट सर्विसेज, जो लैन के इश्यूज होते हैं जो वो उनको देते हैं, ठीक है। उसके अलावा सर वो भी रिसेंटली उन्होंने एक नई कंपनी फॉर्म भी की है जिसके थ्रू ये जो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन की सर्विसेज है वो भी देना स्टार्ट करेंगे। तो सर वो अभी अभी और दूसरा बैंकिंग को भी ये कुछ वो जो ये मैंने नेटवर्किंग की ज्यादा काम है इनका, नेटवर्किंग का, तो बैंकिंग को नेटवर्किंग का भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं यूजली। वो पाकिस्तान में ज्यादा है सर, उनका इतना डॉलर एक्सपोजर नहीं है, वो सारे पाकिस्तान में ही है उनका ज्यादा। सही। शारिक एक आपने क्वेश्चन पूछा था, गरीबी प्लीज खुद ही पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। सर ये आपने ऑयल प्राइसेस का बताया था कि अगर क्रैश हो जाती हैं तो टेक सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट होगा, तो इसको जरा थोड़ा एक्सप्लेन करें। मुझे इसको लिंक करने में थोड़ी दुश्वारी हो रही है, तो अगर आप एक्सप्लेन कर दें। सर जो अभी जो ज्यादा स्पेंडिंग्स हो रही है ना ओवरऑल टेक के अंदर, वो मिडल ईस्ट रीजन में ज्यादा हो रही है, ठीक है। और एवेंसियन का जो ज्यादा काम है ना, वो एवेंसियन की अगर पहले मैं एग्जांपल दूं तो एवेंसियन का ज्यादा जो काम है ना वो है ही ज्यादा काम इनसे लिंक्ड, क्या बोलते हैं आपका, ऑयल बेस्ड चीजों से। आरामको उनका मेजर कस्टमर है, वन ऑफ, तो ऑयल की जो बड़ी कंपनीज हैं वो उनके मेजर कस्टमर्स हैं। और दूसरा सिस्टम्स अभी रिसेंटली एक्सपेंड करना स्टार्ट हुआ है मिडल ईस्ट में, तो अगर ऑयल के प्राइसेस क्रैश हो जाते हैं यहाँ से, अगर $30-40 के हो जाते हैं, अगर उनकी रिफाइनरीज लॉस करना स्टार्ट हो जाती हैं, तो मतलब गवर्नमेंट के पास स्पेंडिंग के लिए इतना पैसा रहेगा नहीं, क्योंकि वो ज्यादा एंटिटीज हैं, वो स्टेट ऑन एंटिटीज हैं। तो अभी जो ऑयल के प्राइसेस उनको सपोर्ट कर रही हैं इस हाइपर ग्रोथ या जो भी उनकी ग्रोथ के टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए। तो उस वजह से मैं कह रहा था कि अगर अगर ऑयल के प्राइसेस का इश्यूज होता है तो हमारे पाकिस्तान की टेक कंपनीज के अंदर आप थोड़ा बहुत ग्रोथ का जो एलिमेंट है वो फिर आप नेगेटिव देख सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। अमीन साहब, अमीन। एक जासर साहब का क्वेश्चन है, आई थिंक आपने बता दिया, अगर बता दिया तो इसको पास ऑन कर दें। सम पीपल थिंक सिस्टम मार्केट कैप हैज इंक्रीज्ड लॉट, so will it be difficult for it to increase market share? How much revenue can be added in system by Minia region? हाँ सर, तो सिस्टम में देखिए मार्केट कैप तो बिल्कुल बड़ा है, तो सर वो बड़ा भी प्राइस वो उसकी ग्रोथ के ऊपर है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि उसकी टॉप लाइन पहले कितनी थी 5 साल पहले, अभी 130-135 मिलियन रुपए की हो गई है।
जो कि पहले सिर्फ 60 मिलियन की थी 5 साल पहले। तो एक वो फैक्टर है। दूसरा सर, अगर ग्रोथ जो मैं अगर बात करूं ओवरऑल, मैं 30%, जैसे मैंने पहले बताया 32 मैं टॉप लाइन की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगले 5 साल के अंदर। तो वो अगर एक ग्रोथ कंपनी दिखाती है तो वो एक बहुत ही अच्छा फैक्टर होगा। इस साल कोई कंपनी का रेवेन्यू होगा 29 बिलियन का, अगले साल मिनिमम मिनिमम कोई 35-40 बिलियन का तो रेवेन्यू होना चाहिए, क्योंकि पिछले साल सिर्फ 15 बिलियन का रेवेन्यू था। इस बार डबल द रेवेन्यू कंपनी कर रही है। पिछले साल 15 बिलियन था, अभी 29 बिलियन पे रेवेन्यू क्लोज करेगी, 28-29 बिलियन पे। तो उससे अगले साल तो 30 बिलियन, मतलब 35-40 बिलियन तो मिनिमम होना चाहिए ना इसके सही। प्राइस को सपोर्ट करने अब्दुल के लिए। अब्दुल सलाम साहब क्वेश्चन नहीं कर सके थे ड्यू टू इंटरनेट, तो उन्होंने ट्वीट किया हुआ है, एवीएन 20% बोनस के बाद नीचे क्यों करा है? सर मार्केट में लिक्विडिटी भी तो आया थी ना सर, सिस्टम ने भी 100% बोनस दिया था, उसके बाद आपने देखा होगा जिस दिन एक्स हुआ उसके बाद वो चला था। बट सर वो लिक्विडिटी भी होती है, ओवरऑल ग्रोथ भी होती है कंपनी का, क्या होता है लोग डिविडेंड में भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो कुछ रीजन होते हैं सर ओवरऑल, उस वजह से ही हो रहा होता है। सही। चलें, हम तो कंक्लूड कर रहे थे, बट कुछ स्पीकर आगे क्वेश्चन लेके। अकील साहब प्लीज गो हेड। अकील अहमद राना साहब। जी सर राहुल साहब, सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि टेक में कितना ग्रोथ पाकिस्तान में, अगर हम देखें जो मार्केट है इंडिया के मुकाबले में, तो हम तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी अपसाइड में हम, यानी कि एक तो हमें ये प्रॉब्लम आता है ना कि हम डायरेक्टली, हम सुना है कि डायरेक्टली हम बिजनेस ले सकते हैं, हम थर्ड पार्टी के थ्रू लेते हैं, यानी कि हमें सबलेट काम होता है जिसमें हमारा मार्जिन बहुत कम होता है। और दूसरा सर, ये नेट सोल का बताइएगा, इतना तेजी से ये इतना हाइप पे था और इतना तेजी से गिरा, इसका नेट सोल की कंपनी में कोई बिजनेस मॉडल में फ्लॉ है या इसका थोड़ा सा, ये दोनों क्वेश्चन का काइंडली आंसर कीजिएगा। सर पाकिस्तान टेक का पोटेंशियल बिल्कुल है, लेकिन सर वो लॉन्ग टर्म पोटेंशियली आपको जो इतना ज्यादा मार्केट को कैप्चर करने के लिए ना, आपको सर लोकली ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ता है, इंस्टीट्यूट लगाने पड़ते हैं। हमारे पास बहुत ही कम टेक के इंस्टीट्यूट है, कोई फुल फ्लैश टेक का इंस्टीट्यूट एज सच मुझे नजर नहीं आता जो बिल्कुल आपको एंड टू एंड नॉलेज दे रहा हो, आपको टेक की जो लेटेस्ट जो एडवांस नॉलेज है वो आपको, मतलब वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हो। तो वो एक लैकनेस है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान का पोटेंशियल बहुत अच्छा है, हम 8-10 बिलियन डॉलर की मार्केट टारगेट कर सकते हैं विद द साइज। लेकिन वो हमारे यहाँ टैलेंट ट्रांसफर बहुत जल्दी हो जाता है टू द मिडल ईस्ट और अदर रीजन्स, तो वो भी एक फैक्टर है। अदरवाइज हमारी अभी एक्चुअल भी अगर फ्रीलांसर्स को मिला दें, ऑफिशियल चैनल मिलाएं, तो हमारी अभी भी एक्सपोर्ट्स कोई 4-4.5 बिलियन डॉलर की तो है ना टेक की एक्सपोर्ट्स ओवरऑल। तो वो आई थिंक अगले कोई 5 सालों में 8-10 बिलियन की तो होनी जरूर चाहिए, विद विद द नंबर्स कमिंग अप के जो टेक के नंबर्स अभी आ रहे हैं। तो वो एक एक फैक्टर है बिल्कुल। दूसरा आपने क्वेश्चन किया सर हम थर्ड पार्टी, सर जरूरी नहीं हम थर्ड पार्टी के थ्रू जाएं। हम अब सिस्टम में विजनेट उनकी कंपनी है, मतलब उनके एम्प्लॉइज की कंपनी है, उसके थ्रू काम कर रहे हैं। यूएई में, मिडल ईस्ट में वो खुद काम कर रहा है। हर कंपनी से एवेंसियन है, ठीक है, क्योंकि एवेंसियन एक अब उसको कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ हनीवेल रॉकवेल को मिलते हैं, क्योंकि वो पार्ट्स बनाते भी हैं। तो कुछ कंपनीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट्स पे रिलाय करते हैं, अदरवाइज तो कोशिश तो हर कोई, फ्रीलांसर्स भी हैं वो अपना काम खुद ही ढूंढ रहे होते हैं। तो ज्यादा कंपनीज तो डायरेक्टली कस्टमर से लिंक भी होती हैं। जैसा आपने मैसेज किया है, मैंने आपको यहाँ से स्पीकर की रिक्वेस्ट भेजी है बनने की। शायद अगर आप लैपटॉप पे हुए तो वहाँ से शायद माइक की ऑप्शन नहीं होती। अमीन साहब, आपका क्वेश्चन टैली कार्ड के बारे में था, मैंने पूछ लिया। अगर क्वेश्चन है तो क्विकली पूछ लें। जी मैं सर भाई आपसे सवाल करूंगा ये डॉलर के, जिस तरह डॉलर पे पिछले 5-6 महीने जो 200 से 40 पे चला गया, और ये वापस जब IMF के प्रोग्राम बहाल हो गया वापस 220, 18, 17 पे आ गया। फिर ये जो आखिरी महीने दिसंबर और अक्टूबर में दोबारा से ये, अगरचे बैंक जो है वो 25-24 पे है, लेकिन असल जो है ओपन मार्केट में जो है 255-60 पे मिल रहा था। तो अगर सऊदी अरब से भी पैसे आ जाए, IMF प्रोग्राम भी बहाल हो जाए, तो ये आगे हमने पेमेंट भी करनी है, तो ये वक्फे के साथ इस तरह ये जो डॉलर की झटके है 210, 220, 240, 250, इस तरह ये हर बार इसी तरह होगी या जो है ये सिलसिला रुक जाएगी? इस पे अगर आप कोई वो कर लें।
थैंक यू अमीन। सर करेंसी देखें सर, करेंसी आपकी जो डिटरमाइन हो रही होती है सप्लाई डिमांड के थ्रू हो रही होती है, ठीक है। पाकिस्तान में कितने हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा कम हैं, लेकिन हमारी जो इम्पोर्ट्स है वो ज़्यादा हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से डॉलर पे तो हमेशा प्रेशर रहेगा। यूजली भी करेंसी कोई 5-6% से एनुअल हिलती रहती है। तो आगे जाके भी सर अगर डॉलर आता है तो थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से तो आपको करेंसी को भी छोड़ना पड़ेगा। जो IMF की रिक्वायरमेंट है कि आप डॉलर डिटरमिन, जो मार्केट डिटरमिन रेट है उसके ऊपर आप फोकस करें। अगर उसको हिसाब से छोड़ते हैं तो बिल्कुल फेयर वैल्यू तो डॉलर की अभी जो बन रही है मार्केट में वो तो 50-52 की बन रही है। तो हमें यही लगता है कि डॉलर यहाँ तक तो जरूर जाएगा, उसके बाद फिर 260 वाट मुझे लगता है कि दिसंबर तक जाना बिल्कुल चाहिए डॉलर को, क्योंकि सप्लाई डिमांड देखनी पड़ती है ना। पाकिस्तान से आउटफ्लो कितना है डॉलर का, आपका इंटरेस्ट रेट कितने हैं, यूएस के इंटरेस्ट रेट कितने हैं, आपका इन्फ्लेशन कितना है, यूएस का इन्फ्लेशन कितना है। तो वो चीजें बड़ी मैटर करती हैं सर, वो पूरा इकोनॉमिक की एक पार्ट हो जाता है। तो बता मतलब सही। वजाहत साहब प्लीज गो अहेड। वजाहत। जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ये राहुल साहब, मेरे दो सवाल हैं, लेकिन चूंकि वो इंटरट्वाइंड है, इंटरकनेक्टेड है, तो मैं एक ही में उसको मर्ज किए देता हूँ। मेरा सवाल ये है कि 25,000 IT ग्रेजुएट्स मेरी यूनिवर्सिटीज हर साल प्रोड्यूस करती हैं, उसके बावजूद 87% एम्प्लॉयर कहता है कि दे आर नॉट इवन एम्प्लॉयबल। जो ग्रेजुएट्स हैं हमारे, दे आर नॉट इवन एम्प्लॉयबल। तो जब आप ये कहते हैं कि अगले 3-4-5 सालों में 8 से 10 बिलियन डॉलर की मार्केट में इनको खेलना चाहिए, उसके लिए आपको क्या लगता है कि कितने IT के लोगों को, कितने टेकीज को हमें अपस्किल करना है हर साल इन ऑर्डर टू बी एबल टू रीच दैट 8 बिलियन या 10 बिलियन डॉलर का नंबर? और उस सिनेरियो और इसको अचीव करने के लिए आज जो आपकी एक्सपोर्ट्स 75% के ऊपर ग्रो कर रही हैं, अगर हम वो नंबर जो आप मुझे अभी देंगे राउंड अबाउट, वो अगर हम अपस्किल करने लग जाए लोगों को, तो फिर क्या पोटेंशियल है कि क्या ग्रोथ रेट आ सकता है हमारी टेक एक्सपोर्ट्स का? सर ये आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है। इसको एड्रेस करने के लिए ही सिस्टम और दो तीन मेजर टेक कंपनीज हैं, वो एक कैरिकुलम बना रही हैं फॉर द यूनिवर्सिटीज, कि जो आप जो नए जो हमारे ग्रेजुएट्स आ रहे हैं उनको ये कैरिकुलम या ये टेक्नोलॉजीज फॉलो करवाएं, ये पढ़ाएं विद इन द कैरिकुलम के यार, ताकि आगे जाके जब वो हमारे पास आए तो इतने केपेबल हों कि 1-1.5 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो कस्टमर को केटर करना है, सर्विसेज देना स्टार्ट कर दें। तो सर अभी होता ये कि जो कंपनीज क्या करती हैं, वो हायर तो कर लेती हैं जो फ्रेश एम्प्लॉयज होती हैं, लेकिन उनको 5 से 6 महीने की रिगरस ट्रेनिंग देती हैं, जस्ट टू मेक देम कंपैटिबल टू द वर्ल्ड स्टैंडर्ड जो अभी चल रहे हैं करंटली। तो उसके लिए सर काम तो चल रहा है, लेकिन ओवरऑल उसके लिए मैं वही जो पहले कह रहा था कि 8-10 बिलियन तक पहुंचने के लिए, तो वो एक फ्लॉ है, उस गैप को फिल कर रहे हैं इंडस्ट्री और मिलके यूनिवर्सिटीज। थोड़ा बहुत अभी रिसेंटली 1-1.5 साल में अच्छा खासा काम किया उन लोगों ने, तो वो गैप को ब्रिज कर रहे हैं यूजली के वो एक कैरिकुलम, एक यूनानिमस कैरिकुलम लॉन्च करें जो बेसिकली वाकई रियल वर्ल्ड से लिंक्ड हो, रादर देन ओल्ड आप ओल्ड टेक्नोलॉजीज या ओल्ड लैंग्वेजेस पढ़ा रहे हैं जिनका अभी कोई ऐसा यूजेज है नहीं। तो उससे वो निकलना चाह रहे हैं बेसिकली कि यार कंपनी जब हायर करें तो इतना ज्यादा उनको ट्रेनिंग के ऊपर टाइम ना देना पड़े। खिजर साहब अगर मुझे अलाउ करें तो मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ट्वीक करके, रीफ्रेस करके दोबारा पूछना चाहूंगा। प्रोबेबली बाकियों के लिए भी शायद ये इसमें इंटरेस्ट होगा। पाशा ये कहता है कि हमें हर साल करीबन 1 लाख ऐसे रेडी टेकीज चाहिए जो मार्केट के अंदर रेडीली एम्प्लॉयबल हो और वो प्रोडक्टिव हो जाए फौरी तौर पर। तो अगर ये 1 लाख का नंबर हम लेट्स से अचीव कर लें, तो आज जो आपकी IT एक्सपोर्ट्स, टेक एक्सपोर्ट्स आपकी 75% पे ग्रो कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि अगले 3-4-5 सालों में ये परसेंटेज ग्रोथ रेट कितना बढ़ सकता है यहाँ से? सर इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, जो इसमें जो 1 लाख का जो नंबर है ना सर, इसमें सारे टेक के बंदे नहीं होंगे। उसमें आपका BPO सर्विसेज भी आप लोग दे रहे होते हैं, फ्रीलांसिंग का भी काम कर रहे होते हैं, वेबसाइट मैनेजमेंट का भी काम कर रहे होते हैं, टेली मार्केटिंग का भी काम कर रहे होते हैं। सर वो सारा मिला के वो नंबर बता रहे हैं, ठीक है। और 75% जो आप बात कर रहे हैं वो एनुअल ग्रोथ नहीं है सर। मैं ग्रोथ आपको बताऊं तो 2021 में आपका जो टेक एक्सपोर्ट थी वो 2 बिलियन के अराउंड थी,
और उसके बाद वो अगले साल कुछ बढ़ी हैं तो 2.6 बिलियन की हुई है। तो टोटल एक साल में कोई 24% की ग्रोथ हुई है। उससे पहले हाँ 2020 में ग्रोथ हुई थी। उसका रीजन ये था कि उस टाइम पे सर वो आपका क्या बोलते हैं, ओवरऑल ना कोविड के टाइम पे आपका एक अच्छा बूम आया था, तो उसने अच्छा खासा हेल्प किया था हमें। वो उस टाइम पे भी 47% थी। उस टाइम पे भी आपकी कोई 75% की किसी भी साल में ग्रोथ नहीं है टेक की। तो वो जो अचीव करना है आपको, जो नंबर है सर देखे ना, एक एवरेज एम्प्लॉय जो है वो तकरीबन कोई साल का कोई मेरे ख्याल से 15 से 20 हजार डॉलर रेवेन्यू जनरेट करता है, जितना मुझे याद आ रहा है। अगर 20 हजार भी ऑन एवरेज ले लें, तो अगर 1 लाख भी आप नए बंदे ऐड कर रहे हैं, तो ये तकरीबन आपका कोई मैं आपको फिगर्स बता देता हूँ कि डॉलराइज हम कितना रेवेन्यू कर लेंगे। जो आपका क्वेश्चन है ना कि आप हम कितना रेवेन्यू अचीव कर लेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। 10/6 तो ये कोई आपका $2 बिलियन एडिशनल रेवेन्यू, अगर 1 लाख एम्प्लॉइज हम ऐड करते हैं एवरी ईयर, तो 2 बिलियन से हमारी टेक एक्सपोर्ट्स और बढ़ सकती है। थैंक यू राहुल भाई। एफजे इकबाल साहब प्लीज गो अहेड। जी लेट्स शुक्रिया मेक इट द शुक्रिया लास्ट खिजर क्वेश्चन। साहब, थैंक यू। खिजर साहब, मेरा राहुल साहब से सवाल है कि जिस तरह हमने टेक सेक्टर को डिस्कस किया है और जो हमारी कंट्री की सिचुएशन है, इस कंट्री को सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए अगर आपको कंपनी को रेट आउट करना हो 1 2 3 में, तो आप पीएसएक्स की जो कंपनीज हैं टेक सेक्टर की, आप किस तरह उनको रेट करेंगे? फर्स्ट पे कौन सी, सेकंड पे कौन सी, थर्ड पे कौन सी होगी? टॉप 3 कंपनी आप आई मीन। कंपनी नाम पूछ रहे हैं या फार्मूला पूछ रहे हैं, जी किस जी, तरह से? नाम पूछ रहे हैं। अगर नाम बता दें, अगर फार्मूला भी है तो वो भी काइंडली शेयर कर दीजिए। ठीक है राहुल भाई, टेक पे फर्स्ट तो सिस्टम है, आगे बता दें राहुल भाई दो और। राहुल भाई जी आवाज आ रही है सर आपकी? जी अभी अभी आई। सर फर्स्ट पे, उसके बाद आप एवेंसियन और ऑक्टोपस को रेट कर सकते हैं। थर्ड टायर में सर आपका आपका क्या बोलते हैं, आपका टीआरजी हो गया, तो वो आ सकता है बिल्कुल। उसके बाद नेटसोल है। सही। शारिक भाई आपका क्वेश्चन है, आपने दोबारा माइक मांगा। जी सर, ये डाइल्यूशन के बारे में जरा बता दें, सिस्टम और एवेंसियन का, ये जितने भी टेक सेक्टर के स्टॉक्स हैं, फर्दर डाइल्यूशन होगी, मीनिंग बोनस की शक्ल में या स्टॉक स्प्रेड इस तरह की कुछ एक्टिविटी होने वाली है? क्योंकि इस पे सर अगर बोनस तो हर साल सिस्टम मेरे ख्याल से देता रहेगा सर। वो तो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है ना कि आपको एक नया एंट्री पॉइंट मिल जाता है फ्रेश इन्वेस्टर्स को। तो लास्ट ईयर भी 100% बोनस दिया था, और मेरे ख्याल 20-25% एवेंसियन ने बोनस दिया था। तो इस साल भी मेरे ख्याल से सिस्टम जरूर बोनस तो जरूर देगा। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीबॉडी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 1.5 घंटा हमारे साथ स्पेंड किया। राहुल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सेकंड टाइम आप अपीयर हुए। तो यहाँ कंक्लूड करते हैं यहाँ पे इसको। थैंक यू अगेन। इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी टाइमलाइन पे, सरमाया के ट्विटर हैंडल पे। सरमाया टीम का बहुत शुक्रिया, वो इस रिकॉर्डिंग को एक्सपोर्ट करके यूट्यूब चैनल पे भी लगा देते हैं। एप्पल और गूगल के जो पॉडकास्ट वाले हैं प्लेटफॉर्म, उन पे भी अपलोड कर देते हैं। और आप सारी पुरानी स्पेसेस को उन मीडिया पे आप दोबारा सुन भी सकते हैं जब आप चाहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। enjoy the weekend, stay safe, thank you very much, and see you next Saturday. Rahul bhai, thank you very much again. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Allah Hafiz.